चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और कुछ हॉटबॉट्स देखते हैं मार्केट में। इस समय निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे 24,850 के आसपास। आज का लो था 24,813। इस लेवल की सिग्निफिकेंस ये 20 डे है, यही हमारा ऑप्शन का भी जोन था और आज सुबह जो हमने बात की थी कि फर्स्ट सपोर्ट मार्केट का आपको यहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी लेकर आइए आप जरा एक बार। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 250 पॉइंट के करीब की गिरावट इस समय आपको देखने को मिलेगी। आज मिड कैप इंडेक्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है और एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1:2 का है। कल भी ध्यान रखिएगा, एडवांस डिक्लाइन की शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। खैर, इन सब पर हम बातचीत करेंगे, क्या फैक्टर्स रहे निफ्टी बैंक निफ्टी पर, अब स्ट्रैटेजी क्या हो, इन सब पर बातचीत होगी। वीरू को जोड़ते हैं शो में। आज वीरू में रहेंगे आपके साथ। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। वाकई सब पे होगी बातचीत अनुज, और मेहमानों का क्रम भी कुछ देर में जानेंगे, लेकिन क्या लग रहा है अनुज, एक ऐसा स्टेटमेंट जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये विश्व के सभी बाजारों पर, डाउ फ्यूचर्स पर, हम पर भी हावी है। बट हमारे, जैसे कि आपने कहा, निफ्टी बैंक रिट्रेस हुआ 20 डे तक, निफ्टी आईटी अभी भी चल रहा है, निफ्टी कोलैप्स नहीं कर रहा है, निफ्टी अभी भी अगर आप देखें की लेवल्स को होल्ड कर रहा है जो फर्स्ट सपोर्ट था। अब तक की प्राइस परफॉर्मेंस को देखकर क्या जज कर पा रहे हैं? क्या वो फियर इंडियन मार्केट्स पे कैपिटलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है? अप्रोच क्या रखें क्लोजिंग में? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, इसीलिए मैंने थोड़ा अपना हेडलाइन भी मॉडिफाई किया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान से जुड़ा कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने लिखा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप जी को इसके लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, कुछ और बड़ा होने वाला है। अब वो कुछ और बड़ा होने वाला है, वो ईरान से रिलेटेड है या नहीं? मार्केट ने तो ये अजम्पशन लिया कि वो ईरान से रिलेटेड है, और मार्केट ने अजम्पशन लिया कि वो कुछ ना कुछ कहीं जैसा, देखिए हम में से कोई भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जितनी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि अगर ईरान की वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ टाइप हैं उनको अगर अटैक करना, तो वो सिर्फ कैपेबिलिटी सिर्फ यूएस के पास है। तो क्या उसकी तरफ उनका इशारा था या नहीं? अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करिए, इज़राइल ने ईरान के जो नए आर्मी चीफ हैं, मतलब 2 दिन पहले उन्होंने जो बने थे, आज उनका भी सफाया कर दिया, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो क्लियरली इज़राइल एक पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ काम कर रहा है यहाँ पर, और अब ये मार्केट को थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर लग रहा है। क्रूड भी बॉयल पर है, 23, 73 और 74 के बीच में। एक बार हम इंटरडे में 73 के नीचे आ गए थे, अब हम वापस 74 के भी ऊपर जाने को तैयार है। तो उस हिसाब से काफ़ी वॉलेटिलिटी है यहाँ पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कमज़ोर हैं, लेकिन अभी भी जैसा आपने मेंशन किया वीरू, अभी भी हम फर्स्ट सपोर्ट जोन में ही हैं। बैंक निफ्टी भले ही हल्का सा फर्स्ट सपोर्ट के नीचे आया हो 20 डेमा के, लेकिन निफ्टी अभी भी उसी जोन में ही है। दोनों इंडेक्स अभी भी 20 डेमा के आसपास ही हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा, ये बाजार अभी भी कमज़ोर नहीं है। हम क्या होता है ना, हम पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, 100 पॉइंट कर गया। आज की डेट में 100 पॉइंट कुछ नहीं है, 1/3% है निफ्टी पर, 1/3% कुछ भी नहीं है। और स्पेशली ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को तो वैसे भी ये आम बातें हैं, मंगलवार को ये सब होता रहता है। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा इस पे ना फ्रैंकली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होऊंगा। हाँ, ये जरूर है कि और अभी तो 1.5 घंटा बाकी है, अभी देखते हैं 1.5 घंटे में क्या हो सकता है। जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अप्रोच की बात है, देखिए निफ्टी के लिए कल का लो बचाना बहुत ज़रूरी है। कल का लो था कितना, 24,703। आई थिंक आज का लो 24,813। टेक्निकली, प्योरली टेक्निकली अगर आप देखें तो आज आपने हायर लो बनाया और सुबह हाई भी कल के हाई से थोड़ा सा ऊपर ही था। तो टेक्निकली तो आपने अब तक हायर हाई और हायर लो बनाया, तो उस हिसाब से मार्केट में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली दोनों ट्रेड प्ले हो रही हैं। एक रेंज है मार्केट की 24,700 से लेके 24,950, 25,000, ये बेसिक रेंज है। अगर 24,700 टूटा तो मुझे लग रहा है कि फिर वो नेगेटिव होगा मार्केट के लिए, और फिर आप 24,450 की तरफ भी शायद बढ़ें, ये रास्ता खुल सकता है। लेकिन अपसाइड पर अगर आपने आज का हाई निकाल दिया, 24,950 को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया, तो फिर 25,200 का भी रास्ता खुलेगा। तो अभी इस समय क्या है मार्केट में, कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोजिशनिंग की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, ना ही कोई हिम्मत करेगा इस समय। आई थिंक बैंक निफ्टी क्रिटिकल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए आप, कल का लो था 55,350 से 400 के बीच का कोई जोन था। आज अभी तक तो हम उससे काफ़ी ऊपर हैं, 55,643 का लो था, 55,800 पर 20 डे में है। तो 55,350 ये लाइन इन द सैंड है। 55,350 के नीचे अगर आप फिसलेंगे तो 55,000 तक का एक रास्ता खुलेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है, 56,000 के ऊपर मार्केट के पास शायद कोई ट्रिगर नहीं है। पॉलिसी के बाद चला था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं मिल रहा। 56,000 के ऊपर चलने के लिए ट्रिगर मिसिंग है।
तो बड़ी तेज़ी जो है ना वीरू, वो मुझे लग रहा है कि 56,000 के बाद ही आएगी शायद। 56,000 के बाद ही कोई बड़ी तेजी आए। खैर, ये रही इंडस्ट्रीज पे अप्रोच। मैं एक बार 2-3 स्टॉक्स का उल्लेख कर देता हूँ, फिर कुछ तथ्यों पे और बात करेंगे। इससे पहले कि पैनल पे जाऊँ, एक बार जरा लेके आइए आप कुछ काउंटर्स। लेट्स ब्रिंग यूपीएल। एक आज जो केमिकल बास्केट है वो स्टिल बहुत स्ट्रांग है। यूपीएल 652 पे ट्रेड करता हुआ 12 मई के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। तो बिल्डअप, पोजिशनिंग, क्लोजिंग में अगर स्ट्रॉन्ग, बावजूद इसके है कि इंडेक्स हल्का सा कोलैप्स हुआ, वो है यूपीएल। और इस पे कोई दरार नहीं कि आईटी इस वक्त लीड कर रहा है। और टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट नाउ फ्लाइंग हाई। और फ्लाइंग हाई शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये CY25 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे है। टेक महिंद्रा पर नज़र रखिएगा, इसने सारे सप्लाई जोन CY25 के पार कर दिए हैं। और एक बार लेके आइएगा आप प्लीज़ कैम्स को भी। ये कैपिटल मार्केट थीम में, हालांकि कैम्स और सीरियसल दोनों अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं प्लेसमेंट इन दोनों ही स्टॉक्स की ठीक ठाक लेके चल रहा हूँ। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जिन पर नज़र रखिएगा। इनफैक्ट एक चीज़ और मैं कहूँगा, एक्सचेंजेस में MCX अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग और शायद थोड़ा बहुत ठहराव 8,000 पे है। अदरवाइज ये स्टॉक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग माइलेज कभी भी अगर आप देखें क्रिएट कर सकता है। तो कैपिटल मार्केट थीम में 2-3 चीज़ें अच्छा करते हुए। पर अनुज क्या होता है, कभी कभी हम निफ्टी बैंक से दूर हटना चाहते हैं, है ना, कि भाई रोज़ बरोज़ ट्रम्प साहब के बयान। ऐसे में अगर कुछ दिनों के लिए हाइड करना हो अपने आप को कुछ सेफ पॉकेट्स में, देखिए ना 2 सेशन में निफ्टी आईटी ने क्या स्ट्रॉन्ग मूव दिया। क्योंकि टेक महिंद्रा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आईटी को देखिए, हाइडिंग पॉकेट्स कौन सी है। अगर मैं 2-3 दिन अपने आप को किसी और पॉकेट में ले जाना चाहूँ, सेफ, अपसाइड उतना स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट हो, वो क्या होगी? देखिए आईटी नंबर 1 है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप छुट्टी पे थे पिछले हफ्ते, तब हमने वेडनेसडे से आईटी पर पिछले वेडनेसडे से आईटी पर हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था चैनल पर। एक बार आईटी का एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए आईटी इंडेक्स का। और इसमें उसके बाद से आप देखिए सिर्फ एक दिन डिक्लाइन आई थी, उसके बाद वो डिक्लाइन भी बहुत छोटी थी, उसके बाद से लगातार इसमें रैली आई है। आई थिंक कोफोज, एम्फेसिस, इन्फोसिस, ये काफ़ी स्टॉक्स थे जो हमने पिक किए थे, क्योंकि एक फीलिंग आ रही थी कि आईटी यहाँ से चलने को तैयार है। लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी थीम्स है। जैसे अब हम बार बार सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, बार बार आप देखिए BEL की बात हो रही है। ऐसे आपको कई इंडिविजुअल स्टॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पर मार्केट का इससे कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट कहाँ जा रहा है कि कहाँ कर रहा है। अगर आप इनका सबका चार्ट देखेंगे और ख़ासतौर से थोड़ा लंबा का चार्ट देखेंगे, तो उसमें तो ये क्लियरली कुछ स्पेसेस होंगी जहाँ पर आपको हाइड करना है। बेसिकली आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ में हाइड करना है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए काफ़ी समय से बात हो रही थी कि ये ONGC और ऑयल इंडिया, इनकी ट्रेड मेरे ख्याल से मोर और लेस प्ले हो चुकी है। और यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर आप चाहें तो अपना मुनाफा बांध सकते हैं, खासतौर से ऑयल इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी रैली हुई है 1 महीने में। और ऐसा नहीं है कि अगर क्रूड 80 हो जाएगा तो इनको पूरा का पूरा वो कैप्चर करने को मिलेगा, वो नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से उसके अलावा आई थिंक क्लियरली अगर आपको एक एज ए पॉकेट चुनना है तो आईटी है। आईटी क्लियरली एक डिफेंसिव स्पेस बनकर उभर रहा है यहाँ पर भी। जी हाँ मनोज, आप आईटी का जिक्र कर रहे थे। अच्छा, मेरे स्क्रीन पर टिक बाय टिक चार्ट पर जरा मैं एक स्टॉक रखना चाहूँगा, तो वो है BSC। अनुज, एक ऐसे समय जब मैं सीरियसल की बात कर रहा हूँ, कैम्स की बात कर रहा हूँ, मैं MCX की बात कर रहा हूँ, सब में स्ट्रॉन्ग मूव। लेकिन मैं एक चीज़ देखा था अनुज, फर्स्ट टाइम पोस्ट मार्च मिड BSC ने 20 डे तोड़ा है। और ये वो दौर है जब सबसे शार्पेस्ट मूव दिया BSC ने। कोई खास वजह है अनुज BSC पर? बिल्कुल, देखिए खास वजह है इसकी। खास वजह ये है कि मोस्ट लाइकली जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मोस्ट लाइकली आज शाम को सेबी का फैसला आ जाएगा कि कौन से एक्सचेंज को कौन सी एक्सपायरी मिल रही है। ये 15 तारीख तक दोनों को अप्लाई करना था। अब तक BSC मंगलवार चुन रहा है और NSE, मतलब मंगलवार को BSC की एक्सपायरी होती है और थर्सडे को NSE की एक्सपायरी होती है। ये एक नो ब्रेनर है कि दोनों एक्सचेंज चाहते हैं कि मंगलवार उन्हें मिले, और जिसको भी मंगलवार मिलेगा उसके लिए थोड़ा सा फ़ायदा होगा। और आज सुबह गोल्डमैन की रिपोर्ट भी आई थी, अगर आपने वो देखा हो कि उस रिपोर्ट में उसमें लिखा भी था कि अगर तो सेम रहता है तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर BSC को थर्सडे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा शायद मार्केट शेयर का लॉस संभव है।
अटकलें जो लग रही हैं बाज़ार में वो ये है कि शायद बीएससी को थर्सडे मिले, शायद बीएससी खुद से थर्सडे चूज़ कर रहा है और एनएससी ट्यूसडे चूज़ कर रहा है, क्योंकि दोनों एक्सचेंज शायद मिलकर आपस में एक डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन सीएनबीसी आवाज़ को कोई ऑफिशियल इंटीमेशन या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मिला नहीं है, तो इसके लिए हम उसमें जाएंगे नहीं कि क्या होने वाला है, तो इसके लिए बस उसको वहीं तक रखेंगे। लेकिन आज ये फैसला आ जाएगा, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। जी हाँ, तो बीएससी पे चांसेस हैं कि ये फैसला आ जाए सेबी का, जैसे कि अनुज कह रहे थे। हालांकि देखिए कोई तथ्य नहीं है इस पर, इट्स जस्ट आई थिंक कुछ खबरें हैं ऐसी कि शायद बीएससी विल ऑप्ट फॉर थर्सडे। खैर, मैं आपको कार्यक्रम का क्रम बताता हूँ, उसके बाद चलते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मयूरेश जोशी जी। अच्छा, इनफैक्ट एक काम करते हैं, पहले अनुज से समझ लेते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स, उसके बाद मैं आपको क्रम बताऊंगा। अनुज, ट्रेंडिंग स्टॉक्स आज के क्या है इस वक्त? क्या चलिए, खैर वैसे पहले क्रम भी समझ सकते थे, ऐसा कोई रोबोटिक तो है नहीं कि सब कुछ एक उसी क्रम में चले। ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर आते हैं आप। सबसे पहले आइए, फिर चलिए स्टॉक शो करिए। अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और इंडसइंड बैंक, ये इस समय आप देखेंगे तो इंडेक्स में मंदी वाले ट्रेंडिंग शेयर्स। और उसके बाद थोड़ा जल्दी प्लीज़ फ्लैश करिए। सोना, BLW, हिंदुस्तान कॉपर, लुपिन और JSPL, यहाँ पर कुछ आपको मंदी दिखाई देगी। तेज़ी वाले शेयर्स पर आते हैं टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और विप्रो इंडेक्स में। और F&O में अगर आप देखें तो मज़गांव डॉक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, महानगर गैस और PB फिनटेक। अब चलते हैं वीरू के पास और क्रम समझते हैं। वीरू, बताइए। जी हाँ, देखिए आज हमारा जो पैनल आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो जो हमारे साथ बातचीत करेगा उसमें मयूरेश जोशी होंगे फंडामेंटल नोट बातचीत करने के लिए, प्रकाश गाभासर, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, शिल्पा राउत, प्रशांत सावंत और कविता जैन टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करेंगे। और एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा वक्त जब बाजार पे जो पॉलिटिकल टेंशंस हावी हैं, यूएस फ्यूचर्स सिंक कर रहे हैं, हॉर्मोज से एग्जैक्टली जो इस वक्त ज़मीनी जो हकीकत है, जो डेवलपमेंट्स हैं, उससे बातचीत करेंगे। और थोड़ा सा हम जानेंगे एग्जैक्टली कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा में विशाल मेगाबार के बारे में। आज उस बड़े आई थिंक न्यूज़ फ्लो के बीच में इस वक्त अब हम MGL और विशाल मेगाबार को कैसे दिख रहे हैं। उसके बाद सुबह जो बातचीत हुई आज समीर अरोड़ा जी के साथ, उसका एक चंक हम आपको सुनाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने आज हमारे साथ की, अनुज और मेरे साथ। और उसके बाद 4 का चौका आएगा, सस्ता ऑप्शन ट्रेड, शिल्पा राउत जी, F&O सुपरस्टार रचना जी के सौजन्य से आएगा 4 का चमत्कार, मानस जी, और मिड के फंडा मयूरेश जी पिक करेंगे। और साथ ही साथ ब्रजेश से समझेंगे कि जो सेबी की बोर्ड मीट है, उसका आउटकम पॉसिबली क्या हो सकता है। वामाक्षी से बात करेंगे जी के बारे में। सुबह से अगर आप देखें तो एक महत्वपूर्ण स्टॉक आज ये तो जी पे बात होगी। और साथ ही साथ आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ सचिन त्रिवेदी होंगे बातचीत करने के लिए, हेड ऑफ रिसर्च एंड मैनेजर इक्विटी UTI AMC के। और उसके बाद स्ट्रेटजीज, निफ्टी बैंक पे, BTST ट्रेड। अनुज, बिल्कुल, चलिए पैनल के पास चलते हैं हम और शो की कॉल्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गाभासर, बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मेरे ख्याल से शॉर्ट होना चाहिए और स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील। अब ट्रेड करा है 897, मेरे ख्याल से 4 रुपए का स्टॉक होना चाहिए, ज्यादा नहीं। डाउन साइड पॉसिबल है कि 890, 880 भी पॉसिबल है, संभावना है कि स्लाइड होने की जिंदल स्टील। ओके, JSPL 897 पे ये ट्रेड आज 12 बजे असित तंबी फ्यूचर एक्सप्रेस में दिया था। इसकी पुट रिकमेंड की थी, तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो ट्रेड था वो स्क्रीन पे गया और अब ये ऑलमोस्ट 0 पे ट्रेड करता हुआ। मानस, आपका ट्रेड इस वक्त का? तो देखिए वीरेंद्र जी, AB कैपिटल में खरीदारी करने की राय रहेगी। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है और काफी समय से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। आज फ्रेश ब्रेकआउट पे काफी बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, तो AB कैपिटल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 261, 261 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं और 249 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें, 255 वाला कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 255 का कॉल ऑप्शन, वहां खरीदारी करें। 2 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें और 9.5 रुपए के 9 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करें। डिस्क्लोजर है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ओके, चलिए अब शिल्पा जी के पास आ जाए। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, बताइए आपने क्या ट्रेड लिया?
गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड लॉन्ग साइड में रहेगा ओएफएसएस में, ओरेकल फाइनेंस में। आईटी में स्ट्रेंथ है और यहाँ पे भी स्टॉक अभी भी डे हाई की तरफ ही है। फ्यूचर्स में ट्रेड करा अराउंड 9757। तो इसके फ्यूचर्स में आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 9720 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 9800 से लेके 9830। ओके, तो ये ट्रेड हो गया आपका और एक फाइनेंशियल्स पे बाय मिड कैप आईटी में। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून। एंड मेरा ट्रेड रहेगा शॉर्ट साइड पे। कल्याण ज्वेलर्स को हम फ्यूचर्स पे शॉर्ट करेंगे। 519 पे है, 519.5 के करीब। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 523 का और शॉर्ट करेंगे। एंड शॉर्ट साइड पे हमारा टारगेट होगा 512। ओके, चलिए आज थोड़ा सा हमारा शो लेडी स्पेशल है। कविता जी भी हैं आज शो में। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। Very good afternoon, Anuji. Good afternoon, everyone. Well, ITC है और that is on TCS. TCS अपनी 50 EMA को सरपास करके अभी ट्रेड किया है। सो 3555, 3570 के प्राइस टारगेट के लिए TCS पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3495 का। अगर आप देखें तो ये 3519 पे आपका बाय ट्रेड है इस वक्त। तो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए। अब मयूरेश जी से बात करते हैं आज के फंडामेंटल कॉल के बारे में। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है। इस वक्त आईटी एक लीड ले रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में। क्लियरली अगर आप देखें कैपिटल मार्केट थीम, आईटी अच्छा करता हुआ। आपने इस वक्त हाइडिंग स्पेस क्या ढूंढा है जब तक कि ये सारी की सारी स्थिति क्लियर ना हो जाए? क्या चीज़ कर रहे हैं आप और आपकी टेक्निकल टीम इस वक्त? Afternoon, Vidu ji. Afternoon, Vidu ji. Afternoon, Anuj ji. Afternoon to everyone on the panel. तो आई थिंक पिछले एक तिमाही से या पिछले 4 या 5 महीनों से आई थिंक जो 3 थीम्स पर हम काफी बुलिश है डोमेस्टिकली ड्रिवन। एक एग्रोकेमिकल एज अ स्पेस है, दूसरा हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स, और तीसरा बैंक्स। तो हमें लगता है आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन द ग्लोब ये तीनों थीम्स को कुछ बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी नहीं। ऑब्वियसली थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू एग्रोकेमिकल एज अ स्पेस। जो सप्लाई चेन्स है वो कितनी डिवर्सिफाइड है, कितना डोमेस्टिक डिपेंडेंस है, और अगर ग्लोबल भी है तो कितनी डिवर्सिफिकेशन है एक्स चाइना या एक्स मिडल ईस्ट, ये देखना लाजमी है। बट जनरली आई थिंक मोस्ट कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। सेकेंडली, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता स्पेसिफिकली हॉस्पिटल शेयर्स को ऑन व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द ग्लोब या कितनी भी मंदियां है। नंबर्स ठीक ठाक है, एसेट लाइट मॉडल फॉलो करते हैं और इसके आई थिंक नंबर्स ही ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। एंड BFS एज अ स्पेस सिलेक्टिवली आई थिंक शैल कंटिन्यू डूइंग वेल। इसके मद्देनजर रखते हैं हॉस्पिटल एज अ स्पेस वी हैव कंटिन्यूड रिमेन बुलिश। नारायण रुद्रालय NH इज एक्सट्रीमली लुक्रेटिव राइट नाउ इन आवर ओपिनियन, 2-3 वजह से। एक, आई थिंक अगर आप बेड कैपेसिटी देखें तो दे आर एक्सपेक्टेड टू ऐड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बेड्स अगले 2 से 3 वर्षों में, बोथ बाय द ग्रीनफील्ड एंड द ब्राउनफील्ड रूट। स्पेसिफिकली आप देखें तो जो उनके हॉस्पिटल चेन्स हैं कोलकाता और बेंगलुरु में, जहाँ पे लगभग 1300 से 2250 से 1300 बेड्स ऐड होंगे, और ब्राउनफील्ड जो रायपुर में हो रहा है उससे जो आरपॉस बढ़ेंगे सिग्निफिकेंटली, जैसे यूटिलाइजेशन लेवल अगले 4 या 5 तिमाहियों में बढ़ेगा, कैन बी सिग्निफिकेंटली बेटर। जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है ऑलरेडी 46,300 रुपीज पे है, क्योंकि जो बेड अपग्रेड्स की वजह से एक फायदा मिला था, जो केमन आइलैंड्स में इनके ऑपरेशंस रहे थे ये काफी सराहनीय रहे थे। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर इंश्योरेंस बिजनेस और क्लिनिक बिजनेस, ओवरऑल FY25 के लिए 64 करोड़ का लॉस है। द मैनेजमेंट बिलीव्स अगले 18 महीनों में ये पूरा का पूरा लॉस भरपाई हो जाएगी, और इसके वजह से एवरी पासिंग क्वार्टर लॉसेस शुड गेट रिड्यूस्ड। मार्जिन 24-25% के बीच में, एक्सपेक्टेशन जो डेट इक्विटी है 0.3 टाइम्स, ROE 24%। मुझे लगता है आई थिंक हॉस्पिटल ऐसा बिजनेस बहुत स्टेबल बिजनेस है। NH का एक मोमेंटम हमारे हिसाब से अच्छा है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज उस ट्रिगर की जिसकी वजह से मार्केट में फिर थोड़ी सी नर्वसनेस लौटी, और वो है इज़राइल का जो तनाव है। और आज सुबह से दुनिया की नज़र डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई थी, जो समय से पहले G7 से निकल गए हैं। क्या है इज़राइल ईरान पर लेटेस्ट? हॉर्मस के पास चलते हैं। हॉर्मस, गुड आफ्टरनून। तो आज उन्होंने मैक्रोन साहब को लपेट लिया है ना, और अपने उसमें ट्रूथ में, और क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पर अब तक? गुड आफ्टरनून अनुज। और काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स पिछले 15-20 मिनटों में भी आए हैं, जबकि ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से ये डेवलपमेंट्स देखने मिले। पहले तो ईरान की अगर बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि एक फ्रेश राउंड ऑफ मिसाइल्स उन्होंने छोड़े हैं
इसराइल की तरफ। और ये ईरान के न्यूज़ एजेंसी, ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी का बयान था। और परमाणु साइट्स उनके जो है यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह है, वहाँ पर इसराइल के ड्रोन्स और यूएवीज़ को उन्होंने मार गिराया है। ये ईरान की न्यूज़ एजेंसी का दावा है। दूसरी तरफ अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल ने भी, उनके डिफेंस फोर्सेस ने कुछ ही समय पहले एक्स पर यह लिखा था कि इसराइल के आर्मी चीफ की मिसाइल हमले में मौत हुई है। और ये आर्मी चीफ जो है, उन्हें नया अपॉइंट किया गया था पिछले आर्मी चीफ की मौत के बाद। अली शादमानी जो है, उनकी मिसाइल हमले में मौत हुई। और अली शादमानी इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खामिनेई के सबसे करीबी जो है मिलिट्री सलाहकार थे। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बयान आया है। और साथ ही साथ ये भी बयान आया है कि उत्तरी इलाकों में इसराइल के सायरन्स साउंड ऑफ किए गए हैं एक एयरक्राफ्ट इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। तो ये इसराइल की तरफ से बयान आए हैं। अब कुछ वक्त पहले आज सवेरे इमैनुअल मैक्रोन ने यह बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप, जो आप कह भी रहे थे कि G7 से जल्दी निकले हैं, वो इसलिए निकले हैं क्योंकि वो एक सीज फायर डील की पे काम करने के लिए वॉशिंगटन दोबारा रवाना हुए हैं। मगर कुछ ही मिनटों बाद जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिख दिया कि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो पब्लिसिटी के भूखे हैं और उन्होंने मेरी बात को गलत समझा है और मैं इसलिए वॉशिंगटन वापस जा रहा हूँ, सीज फायर की वजह से नहीं, पर और बड़े फैसले लेने हैं, इस वजह से मैं यूएस वापस लौट रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत को लेकर भी सफाई दी है कि मैं वॉशिंगटन पहुंचकर इस बारे में फैसला लूंगा कि ईरान के साथ बातचीत की जानी चाहिए या नहीं। सुबह भी उन्होंने कहा था कि ईरान के पास मौका था डील करने का, मगर उन्होंने डील नहीं करी, तो इसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा। अब इजराइल और ईरान के बीच में जो हालात है उसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे और शायद अगर मुलाकात, अगर बातचीत हो तो जेडी वैंस या फिर उनके जो स्पेशल एनवॉय है विटकॉफ जो मिडल ईस्ट के, उन्हें भेजा जा सकता है ईरान के साथ बातचीत करने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के वो परमाणु प्रोग्राम का अंत चाहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के पास किसी भी तरह के परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, इस वजह से वो और साथ ही साथ कि वो परमाणु हथियार के बेहद नज़दीक है, जबकि इंटेलिजेंस का ये कहना था कि वो काफ़ी वर्ष अभी दूर है इंटेलिजेंस से एक परमाणु हथियार बनाने से। इसका बाजार पर थोड़ा सा नर्वसनेस जो है उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी 250 से 300 अंक नीचे चल रहे हैं। तेल की कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है क्योंकि सप्लाई साइड अभी भी थोड़ी सी जो है वो सेफ है और काफ़ी सप्लाई है मार्केट में, इस वजह से तेल की कीमतें ठीक ठाक है। $75 के आसपास ही ब्रेंट है। सोने की कीमतों में भी कोई उछाल देखने नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी बिकवाली ही देखने मिल रही है। $3400 के आसपास जो है वो बना हुआ है सोना। तो ये फिलहाल के डेवलपमेंट्स है। हर वक्त जो है हर मिनट स्थिति बदल रही है, तो फिलहाल ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आज शाम को क्या कदम उठाते हैं जिससे बाजार को एक और डायरेक्शन मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, किस तरफ और कौन सा कदम उठाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। शुक्रिया हुरमाज। खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं, एक बार ज़रा इम्पैक्ट देखते हैं क्योंकि डाउ फ्यूचर डाउन है काफ़ी। एक बार ज़रा बाकी मार्केट देखें। क्रूड अभी भी 74 के आसपास ही है, लेकिन यहाँ पर रचना जी, ऑयल इंडिया जो क्लियरली पिछले 2 हफ्ते की बड़ी थीम्स में से एक रहा है, यहाँ आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, इसे कैसे देख रही हैं आप? जी, ऑयल इंडिया में फिलहाल तो प्राइस एक्शन 3-4 दिन से साइडवेज है एंड जब तक ये 465 को होल्ड करेगा तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे थोड़ी राइज आ सकती है। 465 के ऊपर जब तक ये रहेगा तो ये 500-510 की तरफ पीच आते हुए हमें आने वाले दिन में दिख सकता है। ऑयल इंडिया आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि शुरू में भी चर्चा कर रहे थे कि ये शायद ट्रेड की जो थीम थी एक बार के लिए थोड़ी सी अब अरेस्ट हो चुकी है। बहरहाल अब लौटते हैं कुछ कमज़ोर स्ट्रक्चर्स पे। ज़रा बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी जब ऑलमोस्ट अब इस वक्त डील ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट एक डिफाइंड लेवल पे, दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक, ये रखिएगा 2132 पे ये बैकफुट पे आया। बैंक्स में और क्या क्या बैकफुट पे है, इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर, ये 1% नीचे, ये भी सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये 2 बैंक थे, लेकिन क्योंकि क्रिटिकल कुछ मार्क नहीं अभी तक कोलैप्स हुआ तो मैं इसको छोड़ता हूँ। स्ट्रेंथ पे आते हैं अब, क्योंकि कुछ स्किप्स अभी भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। लुक एट परसिस्टेंट, 6101 पर। ये इस कार्यक्रम में काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ कि आईटी एक अच्छा हायरिंग प्लेस है। परसिस्टेंट को थोड़ा सा जज करते हैं यहाँ पर। कविता जी, 6101 परसिस्टेंट, एक क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर,
जो कि मेरे ख्याल से पिक्चर में है सिंस 21 Feb। आप कैसे रीड कर रही हैं? आई मीन इसको चेस करने का मन है क्या आपका, और चेस करें तो कैसे लेवल, स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स क्या रहेंगे यहाँ पर? सो वीरेन जी, बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन है। आज 3.5% को ऑलरेडी काउंटर बढ़ा हुआ है, बट एज अ स्विंग मूव अगर इसे देखें तो मुझे लगता है ये अपने प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। 6300 6350 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। इन इंट्राडे अगर पोजिशनिंग की है तो 5995 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन में बने रहना चाहिए। अपसाइड मोमेंटम लगता है 6200 तक ये अपसाइड के लिए मूव करता हुआ दिखे। जी हाँ, 6200 तक के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा। 6101 पे ट्रेड करता हुआ मूव यहाँ पे अच्छा है। और कौन कौन से स्किप अच्छा कर रही हैं? अच्छा, एस्टेल को लेके आइए। अभी मेरे स्क्रीन पे आया पुट्स एट डे लो एट 5171। मानस, इसने आज फाइनली पोस्ट मेरे ख्याल से अक्टूबर 2024 अपने 200 डे मार्क को टच किया। आज कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? अब क्या उस लॉन्ग ट्रेड को रखने का कन्विक्शन आपका और बढ़ा है क्या, और ऊपर कहाँ तक की गुंजाइश अब खुलती है अगर ये एवरेज हम अपने साथ कैरी करते हैं आज? तो देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग में सबसे पहले रिकमेंडेशन आज मॉर्निंग का एस्टेल ही था, और मैं उम्मीद कर रहा था कि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होगा। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया। आई थिंक अब आपको टारगेट रिवाइज करके 1630 पे लगा के चलना चाहिए, और अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1550 के नीचे लगा लें। ओके, मीनवाइल सेंसेक्स 81,600 क्रॉस कर रहा है एक बार, तो शायद एक पॉसिबल एक्सपायरी मूव की तैयारी। अब पता नहीं सस्टेन करेगा या नहीं, क्योंकि ये कई बार फॉल्स मूव्स भी काफ़ी आते हैं यहाँ पर। लेकिन TCS का चार्ट लेकर आइए एक बार ज़रा। TCS में अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। डे हाई पर आया TCS। ये एक स्टॉक है जो थोड़ा सा मार्केट की हेल्प करने के मूड में है। इसके अलावा पूरा IT पैक वैसे तो हेल्प कर रहा है, लेकिन TCS, टेक महिंद्रा देखिए आप, टेक महिंद्रा भी डे हाई पर आया, इन्फोसिस भी डे हाई के काफ़ी करीब है। तो क्लियरली ये पॉकेट जो है ये थोड़ी सी आउट परफॉर्म कर रही है। मयूरेश, लार्ज कैप IT में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी अगर कोई एक पिक करना हो तो? अनुज, आई थिंक अगर चॉइस दिया जाए तो मुझे लगता है अभी भी लार्ज कैप आईटी विल गो थ्रू सम एलिमेंट ऑफ पैचीनेस। जहां तक ऑर्डर विंस का सवाल रहेगा, जहां तक रेवेन्यू ग्रोथ का सवाल रहेगा, वो डॉलर टर्म्स में हो या कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में हो, और इसलिए थोड़ा दबाव शायद मार्जिन्स पे रह सकता है। ऑब्वियसली साइकिल कब लौट के आएगा डिपेंड्स ऑन ग्लोबल मैक्रोज, एंड टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है, आई थिंक जो मिड कैप आईटी में एक मोमेंटम है और मूव है, और जो आउट परफॉर्मेंस है चुनिंदा स्टॉक्स के, we've always maintained a positive stance on stocks like an Emphasis as an example, या Persistent within the mid cap IT space. ये stocks जरूर महंगे हो चुके हैं अभी, but जो management commentary रही है in terms of revenue delivery, pricing of orders, expectations of order wins, क्योंकि जो typical order wins रहेंगे 1 million 2 million से लेके 10 से 20 million, उस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा नहीं in terms of challenges that the global macro is going through. And at the same time, I think margins maintained रहेंगे along with the entire DSO cycle, which is the entire cash conversion cycle, along with expectations of stronger return ratios. तो हमें लगता है, I think even if valuations are a tad bit expensive, शायद momentum, Emphasis या Persistent जैसे stocks में जो AI related काफी कुछ कर रहे हैं उसमें शायद बरकरार है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं एक स्टॉक की जहाँ आज सुबह सुबह बड़ी ब्लॉक डील हुई, विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिख रही है। कुछ तो हमें साइन मिल गए थे जब सुबह समीर अरोड़ा जी ने भी कहा कि उन्होंने भी इस ब्लॉक डील में पार्टिसिपेट किया और उस 22% में से 1% उनके फंड ने लिया। लेकिन यतिन से पूरी डिटेल जानते हैं इस ब्लॉक डील की और क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। गुड आफ्टरनून। और सुबह ही हमने बताया था कि डिमांड काफ़ी शानदार होने की वजह से 5,000 करोड़ की जो ब्लॉक डील साइज़ है वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से ज़्यादा की कर दी है। जानकारी के हिसाब से और सूत्र ये बता रहे हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, केदारा कैपिटल की एक इकाई है जिन्होंने 113.5 रुपये के आसपास अपना 22% इक्विटी स्टेक बेचा ब्लॉक डील के जरिए, और कुल मिला के 10,500 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ आपको ब्लॉक डील वैल्यू टर्म्स में दिखाई पड़ा, और वहाँ से स्टॉक में लगभग अब 10% की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इंट्राडे में डिस्काउंट के बावजूद काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें विशाल मेगा मार्ट की, तो IPO थोड़े ही समय पहले, कुछ ही क्वार्टर्स पहले आपको 78 रुपीज़ पर शेयर पे आता हुआ नजर पड़ा था, जहां केदारा ने 23% हिस्सेदारी अपनी बेची थी और करीब 8,000 करोड़ रुपए का कुल मिला के तब इशू साइज था। तो कहीं ना कहीं उस तर्ज पे ही यहाँ फिर से एक बार स्टेक सेल होता हुआ नजर पड़ा है। स्टॉक ने कोई ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, पिछले 6 महीने में केवल 8% ऊपर है,
और ईयर टू डेट केवल 14% के रिटर्न हैं। हालांकि Q4 के नतीजे अच्छे थे, जिसके बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। कंपनी की कुल योजना है लगभग 80 से 100 स्टोर्स एनुअली खोलना, और इनकी खासियत ये है कि केपेक्स मिला के लगभग 19 महीनों में इनका स्टोर ब्रेक इवन हो जाता है। तो जो स्पीड से ये टियर 2 सिटीज़, टियर 1 सिटीज़ में काम करते हैं, यहाँ ब्रेक इवन अच्छी तरीके से होता है, और इनको लगता है कि जो 30 से 40% कैश इनकी बुक्स पे हर साल जनरेट होता है, वो केपेक्स के लिए पर्याप्त है। और कहीं ना कहीं कंपनी को कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं थी, आईपीओ के टाइम पे भी नहीं और अभी भी नहीं, और इसीलिए शायद स्टॉक को आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशनल बायर्स आज यहाँ देखने को मिल रहे हैं। डेटा ऑब्वियसली आपको पोस्ट मार्केट आज आता हुआ नजर पड़ेगा किसने खरीदा शेयर। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए ये एक ऐसा आईपीओ जो सही उस समय बहुत डिसेंट प्राइस भी था और अच्छा रिस्पांस मिला, और आईपीओ इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा बनाया। 78 रुपीज़ का इशू प्राइस था, वहाँ से स्टॉक में करीब करीब 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको डिलीवर करके दिए। और आज भी जिस तरीके से लोअर लेवल से बाइंग आई, तो क्लियरली मोमेंटम तो है यहाँ पर। इनफैक्ट जैसे मैं कह रहा था, हीलियोस कैपिटल के फंड मैनेजर समीर अरोड़ा ने भी कहा कि उन्होंने भी विशाल मेगा मार्ट में इस ब्लॉक में 1% हिस्सा खरीदा। सुनते हैं उनकी बातचीत, जिसमें उन्होंने कुछ और स्टॉक्स की बात की है, जैसे कि इंडियन होटल्स, OMCs, BEL, ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हैं। एक वो चंक सुनते हैं। क्या हम एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल रैली एक्सपेक्ट करें मिड और स्मॉल कैप में, जिस तरीके से लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है? और आपकी थीम्स क्या होंगी यहाँ पर, अगर कोई स्पेसिफिक थीम्स जो आपको अच्छी लग रही है, जहाँ पर आप खुद ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में या सोच रहे हैं ऐड करने को? अगर हमें फीलिंग हो कि जो लार्ज कैप है या मार्केट इन जनरल है वो अब खराब नहीं है, कि उसमें रोज सुबह आके हमें नर्वस नहीं होना है, एटलीस्ट इट विल बी फ्लैट, इट विल बी अप लिटिल बिट, तो सारे फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स थोड़े बोल्ड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू। लेकिन अगर इन्वायरमेंट ऐसा हो कि मार्केट तो गिर रही है लेकिन अब मुझे आप कहें कि नया मिड कैप ढूंढने में, कहता हूँ ठहर जाओ भाई, तो वो इन्वायरमेंट है। और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हम भी रोज स्टॉक्स नए नए ढूंढ रहे हैं। आज भी हमने एक नया स्टॉक लिया है, जो आपने जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो जिसमें ब्लॉक को हमने तो ब्लॉक के बाद स्क्रीन से लिया है, तो पर पहले नहीं था मेरे पास, सो इसलिए यू कैन से इट्स अ न्यू स्टॉक फॉर मी आल्सो टुडे। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ आप काफ़ी बुलिश रहे थे, होटल्स, यहाँ पर अभी भी एक्सपोजर है क्या आपका? हाँ जी, एक्सपोजर है, लेकिन हमने बढ़ाया नहीं है, बट है सारे, एक भी नहीं बेचा। ओके, तो वही जो आई थिंक 2 थे आपके पास, इंडियन होटल्स और लेमन ट्री शायद। यस यस, यही वही बहुत है, सेम क्वांटिटीज में होंगे एक्चुअली मेरे पास। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर वापस स्ट्रेटेजिक कोई आपने एंट्री ली क्या यहाँ पर? हाँ जी, क्रूड हमने के तो बाद बड़े काफी महीने हो गए, 3-4-5 महीने हो गए, हम HPCL इज वन ऑफ आवर टॉप होल्डिंग्स। एक तो ये बात समझ आ गई दैट अगर ऑयल प्राइस घटे, बड़े लोग उसका स्टॉक हिलाते रहते हैं, बट गवर्नमेंट इन दी एंड मेक्स अप। जब ऑयल गिरता है आपको ज्यादा दिन दे देते हैं टू रिकवर दैट। सेकेंड थिंग इज, अगर आपने HPCL के, एक्चुअली यू शुड कॉल द न्यू चेयरमैन, ही इज कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, AT कर्नी के वो हेड बनने वाले थे वर्ल्ड वाइड, एंड वो वर्ल्ड वाइड हेड नहीं बने। व्हाट आई रेड इज देयरफॉर, नॉट देयरफॉर, बट government of India was able to convince him to join. It's a big deal to have a complete private sector guy who would have been worldwide AT Karni head. बीते 2 महीने का जो प्राइस सेक्शन है डिफेंस में, आप लोगों ने कोई शॉपिंग की थी सर डिफेंस स्पेस में? हमने खाली एक भारत या कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी? थोड़ा पहले लिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक खाली लिया था और थोड़ा और ऐड किया, बाकी नहीं किया, क्योंकि वो उससे पहले भी काफी बढ़ गए थे। बट कंसेप्चुअली इट्स नॉट अ बैड सेक्टर, लेकिन अब उसमें स्टॉक कब लें, कहाँ लें की बात है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा स्पेंडिंग इन दैट। अब आपके 3 लेवल की फाइटें चल रही हैं, वो उधर से, मतलब फाइट नहीं, पोटेंशियल, या यू हैव टू प्रिपेयर, चाइना, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश, ये वो, तो आप हर जगह से आई थिंक इंडिजनाइज करेंगे ज्यादा, इंडस्ट्री को फायदा तो होगा। अब स्टॉक हमने भी कोई ढूंढ नहीं पाए हैं ज्यादा, बट कंसेप्चुअली ठीक है, जिसके पास है ही कैन एंजॉय। करी। और एक और चीज़ BL का जिक्र किया, जब मैंने डिफेंस का जिक्र किया। अच्छा, BL का चार्ट में मानस से कल डिस्कस कर रहे थे, इसमें एक सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। आपकी राय शिल्पा जी, BL को मैं जब रीड कर रहा था ना, मैं आज सुबह मेरी टीम में भी था, मैंने एक चीज़ देखी है, इसने इस लेग में जिस लेवल को रीगेन कर लिया उसको दोबारा सरेंडर नहीं किया। अब 400 पे पुट राइटर्स आ गए हैं। किसी का अगर लॉन्ग है इस सीरीज़ में, जिसने मई राइड किया, जून राइड किया, पैसा काफ़ी कमा रहा है,
एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आपके अनुसार जहां पुट राइटर्स का कन्विक्शन है वो क्या होगा, और ट्रेजेक्ट्री कौन सी खुल गई है अब इसमें? वीरेंद्र जी, अगर किसी ने ऑलरेडी लिया है तो मेरे हिसाब से 392 का एक स्टॉप लॉस, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। 400 से लेके 395 में आपको क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स मिलेंगे पुट राइटर के कन्विक्शन के हिसाब से। क्योंकि वॉलेटिलिटी है तो आपको कहीं डिप मिल सकता है, तो 392 एक मुझे लगता है एक सेफ साउंड लेवल होना चाहिए जहां पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दीजिए। और अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो आप अभी भी सेम 392 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। मुझे लगता है 415 से लेके 420 इसके नेक्स्ट ओपन साइड है जहां पे आप इसको प्ले कर सकते हैं। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। बाजार की नज़र आज महानगर गैस पर है जहां 2.5% की तेज़ी है। दरअसल नमूरा ने सिटी गैस कंपनियों पर एक रिपोर्ट निकाली है। कंचन से समझते हैं क्या लिखा है उस रिपोर्ट में। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। नोमरा की सिटी गैस कंपनीज के ऊपर जो रिपोर्ट आई है, 3 स्टॉक्स हैं जो उन्हें यहाँ पे कवर करते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले एमजीएल की बात करी जाए तो खरीदारी की राय यहाँ पे दी गई है और साथ में जो टारगेट कोट किया गया है दैट इज अराउंड 1680। आईजीएल में न्यूट्रल कॉल है और जो टारगेट है वो है 210 का। और गुजरात गैस की बात करी जाए तो यहाँ पे जो उनका स्टांस है वहाँ पे रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया है और 406 का टारगेट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जो एपीएम गैस एलोकेशन है वहाँ पे हमें एक कमी देखने को मिली है, जिसके लिए शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करी जाए तो हमें चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब ये चैलेंजेस आएंगे तो जिसको भरपाई करने के लिए कंपनी को हो सकता है कि एक प्राइस हाइक करना पड़े। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम स्टेट ईवी पॉलिसी देखें तो उससे भी जो सीएनजी ग्रोथ है वहाँ पे एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ नजर आ सकता है। और गैस के जीएसटी में शामिल होने से जो गुजरात गैस है उसको तो हालांकि फायदा होने की उम्मीदें जताई जा रही है। और साथ में अगर हम जिस्ट ऑफ द वो समझे तो महानगर में इनका जो स्टांस है वो बुलिश है और जो गुजरात गैस है वहाँ पे जो इनका स्टांस है वो इस टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव है। ओके चलिए कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया। मीन वाइल अब हालत ये आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप रोज़ कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। फार्मा को लेकर वो कह रहे हैं कि जल्द ही ऐलान करेंगे टैरिफ को लेकर। मार्केट में ऑब्वियसली उसका रिएक्शन आया और जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टॉक नॉर्मली होता है वो होता है औरोबिंदो फार्मा। आप ज़रा उसका चार्ट लेकर आइए। वीक है, आज सुबह से ये वीक है तो कुछ हद तक शायद मार्केट को सेंस थी, लेकिन इसके बाद थोड़ा और वीक हुआ ये। मयूरेश जी, दवाइयाँ तो चाहिए उन्हें भी और टैरिफ लगाएंगे तो खुद ही दवाई नहीं मिलेगी उन्हें, तो क्या करें? गिरावट है तो लेनी चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स, अनुज, एज सिंपल एज दैट। दो चीजें, अगर आप एली लिली का मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनेंगे, कुछ हफ्तों पहले उन्होंने दिया था जब पहली थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी फार्मा पे टैरिफ लगाने की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर यूएस में नया ड्रग लॉन्च होता है उसके लिए 3 या 4 साल लगेंगे डेवलपमेंट के लिए, और जो कॉस्ट जाएगी वो इतनी ऊपर जाएगी, इट कैन बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू प्रोबब्ली इंश्योर दैट द ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड। इसको अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ले, और जो एफडीए प्लांट्स है इंडिया में हो, रेस्ट ऑफ द ग्लोब में हो, द लार्जेस्ट आर इन इंडिया एज वी स्पीक, आई थिंक पूरे कंप्लायंट होते हैं। ऑब्वियसली कंसर्न्स उभर के आते हैं कोई कोई प्लांट्स पे, बट जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ड्रग होती है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होती है। जो जेनेरिक्स हम बना के देते हैं एट अ फार मिनिमल कॉस्ट, ये अफोर्डेबल होती है। दूसरा, आई थिंक जो हेल्थ केयर कॉस्ट है यूएस में आउट ऑफ पॉकेट और जो मेडिकेयर से आता है, आई थिंक अभी भी सिग्निफिकेंट गैप है। और इसलिए अगर कॉस्ट ऑफ मेडिसिन ऊपर जाती है तो इन्फ्लेशनरी होगा, इट विल हिट द कंज्यूमर पॉकेट। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, जो यूएस कंज्यूमर है इज द बिगेस्ट कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन स्ट्रोक ड्रग्स। और इसलिए आई थिंक ये जो थ्रेड्स है मुझे लगता है आई थिंक वायबल नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। सेकंड, अगर आई भी और एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आया तो जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है, जो लीडरशिप स्टॉक्स थे, स्टॉक्स लाइक ऑरबिंदो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, यू कैन पिक एंड चूज। मुझे लगता है आई थिंक अगर एक सेंटिमेंटल नी जब रिएक्शन आता है तो डेफिनेट बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी फार्मा सेक्टर में। ये फार्मा पे व्यू, आज मैं सोच रहा था अनुज कि अगले 4 साल इस शख्स के साथ कैसे गुजरेंगे। 3.5 साल सुबह उठ है 3.5 साल, 6 तो निकल चुके हैं ना, 6 महीने तो 6 महीने निकल के 3.5 साल लगभग। और सुबह उठो तो 4 बजे इनका एक स्टेटमेंट, क्लोजिंग में फिर इनका एक स्टेटमेंट। बड़ा मुश्किल है इनके साथ डील करना। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें, जैसे जैसे अनुज फार्मा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की खबर पढ़ रहे थे, नीचे आया एग्जैक्टली। अगर आप देखें 24,870 की ट्रैजेक्टरी से 24,842 पे आके ट्रेड करता हुआ। कुछ कैंडिडेट्स को देखते हैं फार्मा के जो कि टेक्निकली वीक पड़ रहे हैं, और वो नो डाउट अबाउट दैट, जैसे कि कोर कैंडिडेट है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी स्क्रीन पे पिछले 4-5 सेशन के लोस को तोड़कर ट्रेड करता हुआ। खैर, अब इस बीच पैनल में जुड़ चुके हैं प्रशांत सावंत। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त के लिए?
जी, वीरू जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून टू पैनल और सभी दर्शकों नमस्कार। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मारुति में एक कंसोलिडेशन के बाद बेस फॉर्मेशन हो चुका है। वॉल्यूम्स पिक हो रहे हैं और हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। करीबन 12,570 के आसपास करंट प्राइस है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 12,450 के नीचे, बिलो 12,450, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 12,800 से लेके 12,840, 12,840। ओके, चलिए, तो ये इस समय मारुति पर एक व्यू चार का चौका का टीजर बताते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से, उसके बाद चलेंगे रचना जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, फिर हम चार्ट का चमत्कार के लिए मानस के पास चलेंगे और उसके बाद मयूरेश जोशी जी के पास चलेंगे एक मिड कैप फंडा के लिए। तो ये चारों के चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में इनफैक्ट आपके लिए पेश करेंगे। मीनवाइल एक बार फार्मा स्टॉक्स वापस लेकर आइए। सन फार्मा, यहाँ पर क्या व्यू होगा इस समय? अगर गाबा सर आप देखिए चार्ट सन फार्मा का, कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर? वेल, सन फार्मा का चार्ट निकाल देता हूं मैं। यस, ट्रेड बनता है ऑन द शॉर्ट साइड, बिल्कुल। अभी ट्रेड करा है 1645 पर। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, अप मूव मिलता है, लेकिन वीक अप मूव मिलता है। ट्रेड करा 1645 पर, 1660 का स्टॉप लगाकर चले, कुछ 15 रुपए खास नहीं है। डाउनसाइड टू अराउंड 1600 पॉसिबल है सन फार्मा। यस, वीक स्ट्रक्चर। ओके, थोड़ा सा वीक है, तो इसके लिए यहाँ पर चाहें तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब एक काम करते हैं, चार का चौके की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपका। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन फार्मा से ही रहेगा। बायोकॉन के पुट में मुझे लगता है फार्मा में वीकनेस है और बायोकॉन यहाँ पे थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, तो 345 का पुट ऑप्शन जो रफली 6 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 3 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 9.5 रुपए का, इसके ऊपर जाता है तो आप 12 रुपए तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीमियम को बढ़ते हुए। ओके, बायोकॉन का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा, इनफैक्ट इंट्राडे का बायोकॉन में। ये देखिए, आज सुबह फंस गए लोग इसमें शायद। सुबह ऊपर खुला, लेकिन इसके बाद वन वे स्लाइड है यहाँ पर, करीब करीब 2% नीचे आपको बायोकॉन का स्टॉक दिखाई देगा। और खैर, ये टैरिफ वाला बयान तो बाद में आया, उससे पहले ही गिरना शुरू हो गया था बायोकॉन। तो यहाँ पर क्या कितना बोला मैं, 350 का पुट? जी 345 का पुट। 345 का पुट, मतलब स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट आपको खरीदना है यहाँ पर। 3 रुपये के स्टॉप लॉस रखने हैं, 9.5 और 12 रुपये के रखने हैं आपको टारगेट। रचना जी बताइए, आपने क्या ट्रेड लिया? जी, ग्रैन्यूल्स के फ्यूचर्स पे शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 506 एंड हमारा डाउनसाइड पे टारगेट होगा 483। ओके, ग्रैन्यूल्स 495 पे शॉर्ट, और फार्मा में वीकनेस थोड़ी सी अब आ रही, लेकिन ये पहले से ही सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर है फार्मा का। फर्दर रचना जी शॉर्ट करते हुए लुक एट OI, 7.25 लाख शेयर कम हुए, यानी इसे कहते हैं एक वीक स्ट्रक्चर में फाइनली टायर्ड बुल लिक्विडेशन। फंसे हुए लोग भी निकलते हुए, इवन विद द सब्सटेंशियल लॉसेस। अगला ट्रेड पिक करते हैं मानस जी से, आज का चार्ट का चमत्कार। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए सोलार इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। सोलार के अगर पैटर्न देखें तो यहाँ पर करीब 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, हालांकि इंटरडे सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मेरा समझना है कि इस करेक्शन पे जो इंटरडे सेशन में देखने को मिला है, इस पे खरीदारी करनी चाहिए। 16,975, 16,975 का स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स है। और ऊपर की तरफ 17,350, 17,350 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, सोलार इंडस्ट्रीज में इस वक्त इसका इम्पैक्ट है। डॉक्टर साहब प्लीज़ OI भी रखिएगा। डिफेंस में क्या गजब की बाइंग हुई है। सोलार इंडस्ट्रीज नॉट एग्जैक्टली डे हाई, बट स्टिल आई मीन बड़ी कमांडिंग पोजीशन में आके ट्रेड करता हुआ। मयूरेश जी के पास चलते हैं। ये देखिए, 29,000 शेयर, 4.25% बिल, इट्स ह्यूज। मयूरेश जी, मिड कैप फंड क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, आई थिंक और एक सेक्टर जो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होना चाहिए ग्लोबल इवेंट से, वो है टेलीकॉम और एंसिलरी सेक्टर। और इसमें से भारती हेक्साकॉम इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। आई थिंक अगर आप एनुअलाइज नंबर्स देखें तो 21% की टॉप लाइन ग्रोथ रही है। 8600 करोड़ पे उनकी टोटल टॉप लाइन आई है। जो इबिटा मार्जिन रहे हैं ये 51% के ऊपर रहे हैं। अच्छा, इसको जो एक सपोर्टिंग फैक्टर रहने वाला है इज ऑन 2 काउंट्स। एक, जो मोबाइल सर्विसेज में आरपू इंक्रीजेस आपने देखे हैं, 242 रुपीज का आरपू है, बट देयर इज एक्सपेक्टेशन कि आरपू इंक्रीजेस और भी हो सकते हैं। और दूसरा, इनके जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, इसमें जो नेट एडिशंस होने वाले हैं
हो रहे हैं और जो मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है ऑन दिस लाइन ऑफ बिजनेस इटसेल्फ, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन रह सकता है और मार्जिन यहाँ से भी 1 या 2% बढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लोज देखते हैं फॉर एनी कंपनी अंडर कंसिडरेशन, भारतीय एक्सोकॉम के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ईयर ऑन ईयर 100% बढ़े हैं। तो FY24 में इनकी 1500 करोड़ के आसपास थी, विच इज ऑलमोस्ट बिकम 2900 करोड़ एज बी स्पीक फॉर दिस ईयर। और इसके वजह से आई थिंक जो कैश फ्लो इंप्रूवमेंट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नेट डेट ऑब्लिगेशंस में। एक्सक्लूडिंग दीज ऑब्लिगेशन इट इज कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 1200 ऑड करोड़। तो ये लगता है लीस्ट अफेक्टेड सेक्टर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंडीशंस, और अप्रोप्रिएटली पेस है जहां तक रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो कैंसिलिंग में हम सारे पैरामीटर होते हैं। तो भारतीय एक्सोकॉम एक अच्छा विकल्प। ओके, भारतीय हेक्साकॉम 4 ट्रेड्स पिक किए हमने। शिल्पा जी के सौजन्य से सस्ता ऑप्शन ट्रेड आया था आपकी स्क्रीन पे। पहला ट्रेड पुट ऑप्शन जून की बायोकॉन की, एक शार्प ब्रेकडाउन इसमें 950-12 के लक्ष्य के लिए। रचना जी ने एफएल सुपरस्टार पिक किया, उन्होंने भी ग्रेनुअल्स को शॉर्ट किया। वीके स्ट्रक्चर इन फार्म। मानस जी ने 4 का चमत्कार पिक किया, उन्होंने यहाँ पर एक कॉल दी सोलर इंडस्ट्रीज पे, डिफेंस पे लगभग 17,350 के लक्ष्य के लिए, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा भारतीय हेक्साकॉम। लेकिन बात करते हैं जी की। आज बहुत दिनों बाद चर्चा में, बहुत दिनों बाद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जी बना, लेकिन कारण क्या था? क्या वो मैनेजमेंट का कदम जिसने एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश करी, लेकिन स्टॉक याद रखिएगा बैकफुट पे आ गया। लेकिन एग्जैक्टली न्यूज़ डेवलपमेंट क्या था, क्या है बड़ा ट्रिगर? मामाक्षी से समझते हैं। मामाक्षी, बहुत दिनों बाद जी एक बार फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मैनेजमेंट आज एक बार फिर से इनकी चर्चा में थी, कारण क्या था? जी बिल्कुल, जी एंटरटेनमेंट फोकस में है। हमने देखा है कि बोर्ड ने मंजूरी दी है करीब 17 करोड़ फुली कन्वर्टेबल वारंट्स इशू करने की। इशू प्राइस जो है पर वारंट वो है 132, और अगर हम ये कंपेयर करते हैं कल के क्लोजिंग प्राइस से तो ये करीब 4.5% के डिस्काउंट पर आ रहा है। प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज़ करीब 2237 करोड़ इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, और इसी की वजह से उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 4% से बढ़कर करीब 18% तक आ सकती है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि इसकी वजह से जो प्रमोटर ग्रुप को कंपनी में कॉन्फिडेंस जो नज़र आ रहा है उसका ये एक इंडिकेशन है जो पॉजिटिवली लिया जा रहा है स्ट्रीट के ज़रिए। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि प्रमोटर फंडिंग लार्जली जो एसएल ग्रुप की तरफ से रिकवरी कंपनी को मिली है उसी के चलते ये हो रहा है। इक्विटी डाइल्यूशन भी एक्सपेक्टेड है। अज्यूमिंग के सारे ही वारंट्स जो है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं तो करीब 15% की इक्विटी डाइल्यूशन नज़र आ सकती है। अगर हम कैश पोजीशन की बात करें तो 25% ऑफ इशू प्राइस ये अपफ्रंट कंपनी को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ इनफ्लो करीब 560 करोड़ का आ सकता है। कंपनी की मार्च एंड में कैश पोजीशन 2406 करोड़ पर थी, जिसके चलते इमीडिएट बेसिस पर कंपनी की जो कैश पोजीशन है वो बढ़कर 2965 करोड़ हो सकती है। तो ये काफ़ी मजबूत कैश बैलेंस है कंपनी के पास, और इसी के चलते इन्वेस्टर्स के मन में क्वेश्चन उठता है कि इक्विटी डाइल्यूशन कंपनी ये स्टेज पे क्यों कर रही है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जुलाई 2024 में कंपनी को बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी मंजूरी मिल गई थी करीब 2000 करोड़ रेज करने की FCC 20 के द्वारा, मगर इसमें से कंपनी ने सिर्फ 200 करोड़ ही ड्रॉ किए हैं फर्स्ट ट्रांच में। इसके अलावा कंपनी की तरफ से और क्लैरिटी चाहिए स्ट्रीट को, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रॉड प्लान तो ज़रूर दिखाए हैं, मगर जो स्पेसिफिक कैपिटल एलोकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रैक करने के लिए। तो ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट है अभी के लिए स्ट्रीट ने पॉजिटिवली लिया है। बिल्कुल, स्ट्रीट ने पॉजिटिव लिया। शुक्रिया वमाक्षी। थोड़ा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि स्टॉक चला है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मयूरेश एक क्लियरली स्किन इन द गेम, प्रमोटर्स एक चाहते हैं कि थोड़ा सा इस पर काम किया जाए। आप कैसे देखेंगे स्टॉक को? एब्सोल्युटली, आई थिंक जो आपका पहला पॉइंट है अनुज, आई थिंक विद द इन्फ्यूजन एक प्रमोटर्स का जो इंटेंट है एंड द बिलीफ इन द बिजनेस ये शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा, क्या ये बिलीफ इन द बिजनेस आंकड़ों में ट्रांसलेट होगा? आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन नाउ दैट द स्ट्रीट विल आस्क। ग्रोथ कैसे रहेगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू एज एन एग्जांपल, ग्रोथ कैसे रह सकती है इन टर्म्स ऑफ एड रेवेन्यू एज एन एग्जांपल। और इसलिए आई थिंक the infusion has been taken positively by the street, क्योंकि एक confidence आता है management की तरफ that the business is expected to grow. And second, I think if the business is expected to grow या stability है business में, तो क्या वो numbers में reflect होंगे? तो मुझे लगता है I think next quarter उसके बाद के quarter के numbers बहुत important रहने वाले जी के लिए। अगर एक improvement trend दिखा तो जो एक under performance है वो शायद तब्दील हो सकता है एक re-rating में stock के लिए। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी की कल अहम बोर्ड बैठक है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है ये बताने के लिए मनी कंट्रोल से हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ गए।
राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, सारा जो एजेंडा है ये मोटे तौर पर इस लाइन पर है कि क्या क्या चीज़ों को आसान बना सकते हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली ही ज़्यादातर चीज़ें हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि रीट्स और इनविट्स को एक इक्विटी का दर्जा दे दिया जाए। ये बहुत लंबे समय से जो है इंडस्ट्री की मांग थी, और इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे जो रीट्स और इनविट्स के इशू हैं वो कुछ इक्विटी इंडाइसेस में भी वो जोड़ पाएंगे। साथ ही जो म्यूचुअल फंड इसमें निवेश करते हैं उनके लिए लिमिट जो है अभी 10% की है, वो बढ़ा करके 20% तक हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी लिक्विडिटी जो है वो रीट्स और इनविट्स की बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक ये है कि जो सरकारी कंपनियों की डीलिस्टिंग होती है तो वहाँ ख़ास तौर पर ये उन कंपनियों के लिए प्रस्ताव है कि जहाँ सरकार की होल्डिंग पहले ही 90% है। तो ऐसी कंपनियों की डीलिस्टिंग को किस तरह से आसान बनाया जाए। डीलिस्टिंग का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जहां कामकाज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है या शायद वो इतनी रिलेवेंट नहीं रहे, लेकिन वो लिस्टेड हैं। तो सरकार को अगर लिस्ट करना हो तो जो मौजूदा व्यवस्था है उसके तहत सरकार के लिए काफ़ी खर्चीला हो जाएगा इनको डीलिस्ट करना। तो इस मकसद से ये नियम जो है वो ये प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है। मुझे याद है कई साल पहले शायद आपने इस बारे में आगाह भी किया था अनुज जी कि बहुत सारी जो PSU ऐसी कंपनियां हैं जिनमें होल्डिंग चूँकि बहुत ज़्यादा है सरकार की, फ्री फ्लोट कम है, तो प्राइस मैनिपुलेशन भी काफ़ी हो रहा था। तो एक वो जो चिंता थी वो भी इससे कवर हो जाएगी। चलिए, तो इसमें ये होगा कि जो फ्लोर प्राइस है उसके ऊपर 15% का जो है प्राइस दे करके इसको डीलिस्ट करना आसान हो जाएगा। तो एक ये बात थी। स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं उनके लिए अभी नियम यह है कि अगर वो एक बार लिस्ट हो गई कंपनी तो उनको ESOP नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स को ESOP देने पर पाबंदी है। तो इस नियम में भी रियायत जो है लाई जाए, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो सरकारी बॉन्ड हैं, सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले FPIs के लिए आसान नियम का प्रस्ताव भी है। एक जो KYP लाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह से बहुत जो बल्कि डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हल्का किया जाए, ये भी एक इशू है। एक दो चीज़ें और हैं जो बोर्ड के एजेंडे में नहीं हैं, लेकिन एक राहत की खबर है कि वो एजेंडे में नहीं है। वो क्या है कि जो एक्सचेंजेस से क्लियरिंग कॉरपोरेशन का कारोबार अलग करने की बात थी, ये अभी तक इस पर कोई राय नहीं बन पाई है। तो इसलिए ये प्रस्ताव अभी बोर्ड को नहीं जा रहा है। इस बात की के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये इस बार के बोर्ड मीटिंग में जाएगा, लेकिन वो नहीं जा रहा है। साथ ही जो सेबी के बोर्ड मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का नियम था वो भी अभी चूँकि इस पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई है तो वो भी नहीं जा रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें और भी हैं कि जैसे जो NACL के मामले में ब्रोकर्स फंसे हुए थे उनके लिए एक अलग तरह की सेटलमेंट की स्कीम जो है वो बोर्ड के सामने रखी जाएगी। हालांकि एजेंडे में नहीं है, लेकिन बोर्ड के सामने रखी जाएगी बताने के लिए कि ये किया जा रहा है। इसी तरह की एक स्कीम जो वेंचर कैपिटल फंड के वैल्यूएशन से जुड़े थे उनके लिए भी लाया जाएगा। ओके, चलिए ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी कुछ है एक्चुअली मतलब एजेंडा में कवर। हाँ, ज़्यादातर चीज़ें आसान बनाने के लिए। चलिए, तो नए चेयरमैन काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी इस चीज़ों पर काम की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ते हैं जरा। मार्केट कोमाटोज है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, जहाँ थी वहीं। जब हमने शो की शुरुआत की थी इन्हीं लेवल्स पर थे हम, 24,850 पर मोटा मोटी यहीं पर हैं इस समय। इसके अलावा हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़रूर कुछ मूव्स आ रहे हैं। सोना BLW लेकर आइए एक बार ज़रा। सोना कॉमस्टार, ये थोड़ा सा जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इनके चेयरमैन के साथ, उसके बाद उस दिन थोड़ी रेजिलियंस थी स्टॉक में, लेकिन आज देखिए ये करीब करीब 4% नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये देखिए ये 7 दिन का चार्ट है इसका, करीब करीब 7.5% नीचे इस समय आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मयूरेश, कोई व्यू है क्या स्टॉक पर, सोना BLW पर? नहीं अनुज, आई थिंक अभी तो हमारी न्यूट्रल रेटिंग है स्टॉक के ऊपर, और हम देखना चाहते हैं कि प्रदर्शन कैसे रहेगा। ऑब्वियसली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था मैनेजमेंट को लेके, बट वी लाइक टू वेट एंड वॉच। इनफैक्ट जो बैटरी मेकर्स है, ऑटो एंसिलरी मैनुज जी, एक्साइड हुआ या अमरा राजा हुआ, ये हमारे वॉच लिस्ट पे है। हम देखना चाहते हैं आइडियली कि ये क्वार्टर के नतीजे कैसे आते हैं इसके। और हमें लगता है आई थिंक जितनी इन्वेस्टमेंट से एक्सेलरेटेड बेसिस पे लियोन बैटरीज की तरफ कर रहे हैं, जो गीगावाट आवर्स ऐड कर रहे हैं, एक्साइड 5 गीगावाट आवर्स in the first phase. Similarly for Amara Raja batteries, around 4 gigawatt hours that they are expected to add. A large part of that through internal accruals, which means कि leverage शायद balance sheet पे built up ना हो। और जो expectation है both OEMs और replacement market, इसमें pricing की जो एक पार है इनके साथ बरकरार रहेगी with the dealer and distribution network that they've got. And the first mover advantage जो शायद ये बैटरीज की हो सकती है।
तो आई थिंक थोड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं बैटरी मेकर्स को, ऑटो स्पेस है, हमें लगता है एक बेहतर स्पेस रहेगी विद इन ऑटो एक्स। सोना बीएलडब्ल्यू उस अप्रत्याशित घटना, दुखद घटना के बाद आज थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ 481.90 पे। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर्स और लेके आते हैं जो कि उस सेक्टर में मौजूद ट्रेंड से थोड़ा सा हट के हैं। एक बार लेके आइए आप एंजल वन। देखिए बीएससी क्यों कोलैप्स हुआ था, उसका जो डिस्कशन था अनुज मैंने किया भी, उसके पीछे एक सटीक कारण था। बाकी कैंप्स चला, सीडीएसएल चला, एमसीएक्स चला, बीएससी बैकफुट पे था, बट लुक एट एंजल। पिछले 3 दिन में शिल्पा जी इसका भी जो मोमेंटम है वो कोलैप्स हुआ है। 20 डेमा का टूटना इसके पीछे बड़ा कारण था। 31, 32, 33 पे जाके इसका पूरा मोमेंटम कोलैप्स हो गया। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक का पॉसिबल लग रहा है आपको एंजल वन में? क्या 26, 26, 50, 29 तक की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको क्या? क्योंकि अब ये अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो गई है और पिछले 4-5 दिन से परसिस्ट कर रही है। जी बिल्कुल अनुज जी, अगर आप देखेंगे, सॉरी वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में तो बहुत क्लियरली 2600 पे थोड़ा लग रहा है कि यहाँ तक एक रिप्लेसमेंट हो सकता है। इनफैक्ट इमीडिएट लेवल्स पे तो रेजिस्टेंस भी है, 2900 2920 का एक रेजिस्टेंस भी है। अभी के लिए बहुत ही फेवरेबल सेल ट्रेड है, तो आप इसको 2920 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट ऑफ कोर्स 2770 तक एक है इमीडिएट बेसिस पे। इसके नीचे भी अगर जाता है तो 2600 तक का भी आपको एक डाउनसाइड मूव मिल सकता है। बट व्हाटएवर इज द केस, अभी के लिए रेजिस्टेंस है 2920 पे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड एक फेवरेबल सेल ट्रेड है ये। फेवरेबल सेल ट्रेड है एंजल वन। आई थिंक इस स्विंग में आई थिंक 3250 तक गया था ये स्टॉक, इसका अगर 2 हफ्ते का चार्ट देखें तो, और वहाँ से फिर ये कोलैप्स हुआ है स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। लेकर आइए जरा इसका चार्ट। हाँ, 3285 तक गया था और वहाँ से देखिए क्या वन वे इस स्टॉक ने एक डिक्लाइन दिखाई है। तो ये कुल मिलाकर ये मूव यहाँ पर एंजल वन पर। मयूरेश, आपका भी व्यू है क्या? वैसे आप पहले वहाँ काम कर चुके हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आई थिंक जो इनोवेशंस इन्होंने लाए हैं सिस्टम में, ऐप रिलेटेड हो, वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में जो ये एंटर हो चुके हैं, और जो एक कंप्लीट इंटीग्रेशन है ऑपरेशनल प्रोसेसेस का लेके, ये शायद नंबर्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हालांकि आई थिंक पिछले 1 तिमाही के नंबर्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन रेगुलेशंस जो एफ&ओ वॉल्यूम्स पे आया है, ये शायद नॉट जस्ट एंजल वन, सारे ब्रोकिंग आउटफिट्स पे शायद रिफ्लेक्ट हो। बट बिकॉज ऑफ द सुपीरियरिटी दैट दे प्रॉब्ली गॉट टेक बेस्ड प्रोसेसेस को लेके, और जो डिवर्सिफिकेशन ये कर रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल फंड लाइसेंस दैट दे हैव गॉट, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, मुझे लगता है आई थिंक स्ट्रक्चरली अगर आप बाजार को देखें, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डीमैट एडिशंस, बट जो वेल्थ मैनेज करने के लिए आई थिंक जो एक स्पेशल या स्पेशलिस्ट्स लगेंगे और जो प्लेटफॉर्म्स लगेंगे, आई थिंक इनके पास कैपेबिलिटीज है टू प्रॉब्ली एग्जीक्यूट। तो विदाउट एनी बायस मुझे लगता है कि आई थिंक अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है विद द ब्रोकिंग स्ट्रोक फिनटेक प्लेटफॉर्म। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं कि इस समय बाज़ार में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका क्या व्यू हो। हमारे साथ आज यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर सचिन त्रिवेदी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, एक नई वॉर चल रही है। अब ऐसे में आपका क्या व्यू है? क्या आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं और इस समय आपका मार्केट पर व्यू क्या है? कंस्ट्रक्टिव है या थोड़े से कॉशियस हैं आप? धन्यवाद अनुज जी आपके शो में बुलाने के लिए। तो देखिए अनुज जी, शॉर्ट टर्म में तो हमें पता है कि काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं। जैसे हम क्वार्टरली अर्निंग्स की बात करें तो वहाँ आपका टॉप लाइन ग्रोथ जो है 5, 6, 7% के तकरीबन रहा है। पिछले साल अर्निंग्स ग्रोथ कुछ खास नहीं रही है, तो ये दिक्कतें हैं। वैल्यूएशन महंगा है। अब जो नई जो आपने वॉर की बात कही है, वो दिक्कत भी है कि उस रीज़न से ऑयल के दाम जो ठीक-ठीक नीचे चल रहे थे, वो भी ऊपर बढ़े हैं। तो ये सारी शॉर्ट टर्म की दिक्कतें हैं। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो रीसेंट बजट से लेके अब तक जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं 1-2 क्वार्टर के डाउन द लाइन उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हमें दिखने शुरू होने चाहिए। इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि ऑफ कोर्स मार्केट्स महँगे हैं, वैल्यूएशन महँगा है, अर्निंग स्लो डाउन है। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर को सिलेक्टिवली लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहना चाहिए।
स्पेशली मुझे लगता है इन्वेस्टर को डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल एरियाज जैसे आईटी वगैरह में भी स्पेसिफिक रीजन से आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वहाँ कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए और मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा सिलेक्टिव रहना चाहिए वहाँ पे। अच्छा सचिन जी, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अगर मैं कुछ देर के लिए इस पूरे वॉर जोन को अगर बाजार से थोड़ा सा हटा के, इन 2 हफ्तों को हटा के अगर हम 2 हफ्ते पीछे जाएं, जब आरबीआई ने सरप्राइज किया था 50 बेसिस पॉइंट का कट, 1% कट हो चुका है, लिक्विडिटी से सरापोर है सिस्टम इस वक्त। अगर मुझे थोड़ा सा ये वॉर माइनस करके बाजार को देखना हो, अब आप देखिए एसबीआई ने रेट्स कट किए, आई मीन कासा डिपॉजिट्स अपने, थोड़ा बैंक्स पर एनबीएफसीज पर आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस सबसे महत्वपूर्ण धड़े को, क्योंकि इसके बिना हम कभी ऑल टाइम हाई पे जाते नहीं और इसके बिना हम कभी 52 वीक लोग लगाते नहीं। बैंक्स और एनबीएफसीज को आप कैसे, कितना मतलब क्या रीजनेबली प्राइस मानते हैं इस वक्त? देखिए अनुज जी, वीरेंद्र जी, बहुत ये जो रिसेंटली मैं अगर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट की बात करूं तो आरबीआई ने तकरीबन वेरियस सीआरआर कट है या लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है वेरियस मेजर से तकरीबन $9 ट्रिलियन का इन्फ्यूजन सिस्टम में लिक्विडिटी का किया है। ये एक बहुत बड़ा मूव है। अगर जैसे आपने सीआरआर की बात करी है 3% पर आ जाएगा इवेंचुअली, ये काफी लंबे अंतराल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मूव है। क्लियरली आरबीआई की तरफ से जो सिग्नल है या गवर्नमेंट की तरफ से जो सिग्नल है, उन्हें ग्रोथ को प्रोत्साहन करना है। तो ऑफ कोर्स जो आपने सेक्टर स्पेसिफिक बात करी, तो अगर हम पहले बैंक्स की बात करें तो नियर टर्म इम्पैक्ट तो इसका डेफिनेटली बैंक्स पे थोड़ा अर्निंग्स में दिक्कतें आनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी सारी जो बैंक की लोन बुक है वो रीपो लिंक्ड है या कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है। तो इस वजह से इनकी टॉप लाइन में नियर टर्म में दिक्कत आएगी। बट ये सारा मार्केट ऑलरेडी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एनालिस्ट अपने नंबर्स में फैक्टर इन कर चुके थे। जो पॉजिटिव सरप्राइज एलिमेंट है सीआरआर रिलेटेड, जो कहीं ना कहीं बैंक्स की अर्निंग को सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट इस नियर टर्म अर्निंग को लुक थ्रू करेगा और पॉजिटिव एंगल जो फ्यूचर का होगा, क्योंकि अगर इतनी सारी लिक्विडिटी आई है कहीं ना कहीं ग्रोथ में आपको तेजी देखने को मिलेगी। इसमें तकरीबन 1 से 2 क्वार्टर आपको लग सकता है। मार्केट उसको ज़्यादा ध्यान देगा। इसीलिए मुझे लगता है स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमें पॉजिटिवली आउटलुक रखना चाहिए। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है पॉजिटिव रहेगा। जो दूसरा एरिया है एनबीएफसी, तो अगर आप सिर्फ नंबर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का जो लेंडिंग एनबीएफसी की तरफ था वो काफ़ी स्लो डाउन होके तकरीबन 3% ऑफ द लेंडिंग पे आ चुका था। अब यहाँ से क्योंकि लिक्विडिटी पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ भी पिकअप होगा और स्ट्रेट अवे एनबीएफसीज को इसका बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि एनबीएफसीज बैंक से बोरो करती हैं ज़्यादातर मनी, वो अब सस्ते दामों पे उनको मिलनी शुरू होगी। तो मुझे लगता है एनबीएफसीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों पे हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। पीएसयूज पे यहाँ पे क्योंकि थोड़ी स्प्रेड्स की दिक्कतें आ रही हैं बैंक्स को, क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी नीचे है इनका, कहीं ना कहीं वो नॉर्मलाइज होगा। और क्योंकि पीएसयू बैंक्स ज़्यादा लिवर्ड होती हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको जो हम सारे एनालिस्ट देखते हैं आरओए एज अ मेजर, कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत दिखनी शुरू होगी। तो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज ज़्यादा सेफ और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। ओके चलिए, अगर प्योर मोमेंटम की बात की जाए, 2 स्पेसेस जहां बहुत शानदार मोमेंटम है वो हैं डिफेंस और कुछ हद तक कैपिटल मार्केट प्लेस। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? ऑब्वियसली आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो भी उसी स्पेस में है, लेकिन इन दोनों स्पेसेस में आप क्या व्यू रखेंगे? तो पहले अगर डिफेंस की बात करें जी, तो एक बहुत क्लियर ट्रेंड है, न सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली। काफ़ी सारे देश अपने आप को सेल्फ रिलायंट करना चाह रहे हैं
और इस रीज़न से मुझे लगता है डिफेंस एक्सपेंडिचर स्पेशली एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऊपर जाएगा और उसमें भी केपेक्स ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है कि डिफेंस की कंपनियां जो इंडिया सेंट्रिक डिफेंस की कंपनियां हैं, मेक इन इंडिया, क्लियरली इनका बेनिफिट रहेगा। ऑब्वियसली एक दिक्कत है कि ये पूरा स्पेस काफ़ी महंगा हो चुका है, इसीलिए हमें नैरेटिव में ना देख के एक्चुअल जो जिन कंपनियों ने एक्चुअल स्ट्रेंथ बनाई है, पास्ट में डिलीवरी की है, उन कंपनीज पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ना सिर्फ नैरेटिव में जाना। बट ये एक पॉजिटिव स्पेस मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में काफ़ी सारी कंपनियां इससे बेनिफिट करेंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव है। अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट प्लेस की, अगेन यहाँ पे दिक्कत है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, बट मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जैसे 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 हमारा देश आगे बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हमें काफ़ी सारे एचएनआईज और अल्ट्रा रिच एचएनआईज मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि विद इन कैपिटल मार्केट ये एक जो वेल्थ एडवाइजरी एक जो स्पेस है, वहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स भी इससे बेनिफिट करेंगे, बट ये एक स्टडी स्टेट कंपाउंडर जैसी स्टोरीज हैं। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होंगी। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है, जो हमारे कैपिटल मार्केट को इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और काफ़ी अदर प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारा स्पेस आगे चल के ग्रो होने वाला है। बट हमें जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, कितना वेल नोन है, इनकी इवेंचुअल अर्निंग पोटेंशियल कितनी है, ये सारी चीज़ें ध्यान रख के मुझे लगता है कि वेल्थ एडवाइजरी को हमें एक से फिर रीवैल्यूएट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड जैसा स्पेस कंपाउंडर स्पेस रह सकता है। अच्छा, सचिन जी, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में अब आई थिंक हम रोज़ बरोज़ आप देखिए ना, एक वॉर जोन आपका 2022 से खुला हुआ है, फिर भारत पाकिस्तान का, और इस वक्त जो वॉर जोन है वो ज़्यादा क्रिटिकली पॉइज्ड लग रहा है। ऐसे में क्या एक सेफ पॉकेट फॉर द टाइम बिंग और फॉर माइट बी, आई मीन 2 मंथ 3 मंथ क्वार्टर, आईटी रह सकता है क्या? इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? बाजार उसमें एक अच्छा रिवॉर्ड खोजने की कोशिश करेगा क्या इस दौरान? आईटी, या देखिए, आपने सही कहा कि अगर अनसर्टेनिटी है तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की स्ट्रेट दिक्कत, अगर बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं तो तकरीबन तकरीबन $8-9 से क्रूड बढ़ चुका है। इसका स्ट्रेट इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पे आता है 0.4-0.5% का एक थंब रूल नंबर जो जनरली यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं करेंसी पे दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं हमारी कंपनियां जो सस्ते लो इन्फ्लेशन से बेनिफिट कर रही थी, जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि टॉप लाइन ग्रोथ नहीं हो रही है, पर कंपनियों की अर्निंग्स डबल डिजिट में ग्रो कर रही थी, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप की। तो मुझे लगता है कि इन सारे अनसर्टनिटीज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अर्निंग्स पे आएगा। इसका बेनिफिट मुझे लगता है कि स्टेट करेंसी से रिलेटेड आईटी को आ सकता है। अगर इन्वेस्टर सोच रहा है कि ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटी अगले 1-2 महीने में, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए, क्लियर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो आईटी कंपनीज को मुझे लग रहा है कि जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वो ऑलरेडी जीत चुके थे, या जो क्लाइंट्स उनके पोस्टपोन कर रहे थे डिसीजन मेकिंग, उसका बेनिफिट स्ट्रेट आना चाहिए। और मैं एक चीज ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा कि आईटी एज अ स्पेस में काफी लंबा अंतराल हो चुका है, तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुका है जब हमने देखा है कि एक स्लो डाउन रहा है। पिछले 20 सालों में हमने इतना लंबा अंतराल कभी नहीं देखा था कि जब आईटी कंपनीज में टॉप लाइन में स्लो डाउन रहा था। तो मुझे लगा है कहीं ना कहीं ये जो स्पेंडिंग कंपनियां रोक चुकी हैं, जो एंड क्लाइंट अपनी स्पेंडिंग को रोक चुका है, उसका बेनिफिट कभी न कभी कंपनीज को मिलना शुरू होगा, जो हम साइकिल की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी प्लस अगर अनसर्टेनिटी इन द जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर टैरिफ से रिलेटेड अगर सर्टेनिटी आती है, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आईटी कंपनीज को मिलना शुरू होगा, और वैल्यूएशंस ऐसे भी रीजनेबल जोन में आ चुके हैं। तो ये एक स्पेस है जहां मुझे लगता है कि हमें कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। ओके, मीनवाइल वोल्टास की एक इन्वेस्टर कॉल हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि
थोड़ा सा उनका जो सेल्स है वो एसी सेल्स पर थोड़ा दबाव आया। वाइट गुड स्पेस में आपका क्या व्यू होगा सचिन जी? वैल्यूएशंस तो ऑब्वियसली महंगे हैं इस स्पेस में, बट जैसे वाइट गुड स्पेस में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ने जो हमारा ये बजट डिक्लेयर किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं जो टैक्स ब्रेक्स दिए थे गवर्नमेंट ने, उसका बेनिफिट मुझे लग रहा है कि ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो हम कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिखना शुरू होगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुई हैं, उनका भी बेनिफिट होगा। कुछ एक स्पेसेस हैं जैसे एसी जो हाई ग्रोथ सेगमेंट है, वहाँ पे अनसीजनल रेंज से थोड़ी दिक्कत हुई है, इन्वेंटरीज ज़्यादा हुई हैं। वहाँ पे शॉर्ट टर्म पेन्स एसी एज अ स्पेस में रह सकता है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म हमारा अंडर पेनिट्रेशन काफ़ी है। और जैसे हमने पहले भी बात करी, एनबीएफसीज में अगर ग्रोथ आएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनके कम होंगे, तो इसका काफ़ी सारा बेनिफिट है जो ऑटो को होगा। कंजम्पशन से रिलेटेड कंपनीज हैं, जो हाई टिकट कंजम्पशन से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनको अगले 2-3 क्वार्टर से दिखना शुरू होगा। तो ये एक स्पेस है। अब ऑब्वियस दिक्कत है कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, नियर टर्म अर्निंग्स में प्रेशर रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते रहेंगे। ओके। अच्छा सचिन जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का आपने क्योंकि जिक्र किया और उनको अगर कुछ अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं, उसमें आप आई मीन जब लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स आए थे उसमें गवर्नमेंट कैपेक्स के फिगर्स में अच्छा खासा जंप था, बट आई मीन वी आर स्टिल आई मीन क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल अबाउट प्राइवेट कैपेक्स। बट आपका कैपिटल गुड्स पे व्यू क्या है इस वक्त? आई मीन क्या ये प्राइस कंसिडर करने लायक है एज ए इन्वेस्टर? एज ए इन्वेस्टर मुझे कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस अपने लॉन्ग टर्म के अस्तित्व से काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगेन सिलेक्टिव ही रहना पड़ेगा, ऑब्वियसली विद अंडरलाइंग होप। देखिए, जो ब्रॉडर मैक्रो है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिस्कल डेफिसिट पे ध्यान दे रही है, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो केपेक्स स्लो डाउन होगा। स्टेट्स जहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं, वहाँ पे उनकी एबिलिटी, क्योंकि उनका फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 3.5 अपने सीलिंग के तकरीबन जा चुका है, तो वहाँ पे स्लो डाउन होगा। तो ये जो दारोमदार है वो कहीं न कहीं हमारे प्राइवेट कैपेक्स पे आना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि प्राइवेट कैपेक्स में वो कैश फ्लोज तो काफ़ी बना रहे हैं, बट वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये लूप से बाहर निकलना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट कैपेक्स पिकअप करेगा। मुझे लगता है जैसे-जैसे कंजम्पशन पिकअप करेगा, एट सम पॉइंट इन टाइम ये कॉर्पोरेट कैपेक्स भी मार्केट में आएगा। बट गिवन नियर टर्म अनसर्टेनिटी, मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफ़ी रिच हैं। तो मेरा कैपिटल गुड्स पे एज अ स्पेस कुछ उसमें से सिलेक्ट डिफेंस वगैरह निकाल दें, तो थोड़ा एक व्यू न्यूट्रल से नेगेटिव ही होगा। तो सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अभी सभी सेक्टर्स पे और क्षेत्रों पे आपने अपनी राय रखी है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं रणनीति पर, और इंडेक्स अनुज, आप इस डाउटफुल सेशन को एक छोटे से दायरे में गुजार के चले गए। मैं कह सकता हूँ कि आधा ग्लास खाली भी है बट आधा ग्लास फुल भी है, देखने का नज़रिया होता है अपना अपना। कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को और कल के लिए व्यू? देखिए वीरू, मेरा ये मानना है कि बाज़ार में ना अभी इस समय पोजिशनल ट्रेड लेना टफ हो गया है, एकदम गैम्बलिंग जैसा है। क्योंकि अगेन सुबह क्या हो जाए क्या भरोसा। आप यही हमारी मार्केट आज अगर सुबह 5 बजे खुल रही होती तो मार्केट में 200 पॉइंट गैप अप हो रहा होता, और कहाँ हम खुले तो फिर वो तब तक पूरी सिचुएशन बदल चुकी थी। तो अब किस समय कौन सा ट्रूथ सोशल पे क्या आएगा, ईरान क्या रिस्पॉन्ड करेगा, इजराइल कैसे करेगा, ब्रेंट की कीमतों में क्या इम्पैक्ट आएगा, आई थिंक हम में से कोई नहीं जानता है इसको। लेकिन मेरा व्यू बाज़ार पर पॉजिटिव है, जैसा आपने बोला ग्लास हाफ फुल या ग्लास हाफ एम्प्टी। और खैर मैं तो इन जनरल भी थोड़ा सा नज़रिया अपना पॉजिटिव ही रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि आपको हर डिप पर अच्छे स्टॉक्स बेसिकली बाय करने चाहिए। ट्रेडिंग पोजीशन भले ही कुछ टाइम के लिए आप अपनी कम रखें, ये एक व्यू रहेगा कि अगर आप नहीं करना चाहते तो उस हिसाब से टेक्निकली, लेकिन प्योरली टेक्निकली आज निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया है। कल के लो से ऊपर ही आज का लो, और वो भी करीब करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा। 24,707 था कल का लो, आज हमारा लो एक बार वापस दिखा दीजिए आज का इंटरडे। आज हमारा लो 24,813 है,
उस हिसाब से हाई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो हाई है, हायर ही है मेरे ख्याल से कल के मुकाबले शायद। तो उस हिसाब से ठीक है, मार्केट में कुछ ब्रेकडाउन टाइप का नहीं है, लेकिन अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा लाइट रहें, वो ठीक रहेगा। चलिए यतिन के पास चलते हैं, आज डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला वो जानते हैं। उससे पहले एक बार ज़रा वोल्टास पे जो न्यूज़ आई वो एड्रेस करते हैं यतिन, उसके बाद डीलिंग रूम की बात करते हैं। तो देखिए वोल्टास में बहुत सारे आपको दिक्कतें दिख रही हैं, जिस हिसाब से पूरे इंडिया में जो बेमौसमी बरसात हुई है उससे टेम्परेचर्स में फ़र्क पड़ा है। और क्लियरली अगर हम वोल्टास की बात करें तो जो डिमांड है ओवरऑल अप्रैल से लेके मई में जो पीक सीज़न होता है, यहाँ साल दर साल 20 से 25% गिरावट है। हालांकि उत्तर भारत में तेज़ी देखने को मिल रही है क्योंकि पारा वहाँ नहीं घटा, लेकिन क्लियरली ओवरऑल पैन इंडिया बेसिस पे और कंसोल नंबर देखें तो यहाँ 20 से 25% की दिक्कत है। इसके अलावा H1 की बात करें और जो ओवरऑल कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की बात करें तो वहाँ भी चीज़ें सुस्त हैं। तो जो कूलिंग सेगमेंट है, जो एसी सेगमेंट है, यहाँ कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे दबाव आ रहा है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने मार्जिन का गाइडेंस भी नहीं दिया, उन्होंने कहा कि सिंगल डिजिट मार्जिन मिल गया तो भी बहुत है, यहाँ से कितना गिरेगा कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। तो काफ़ी अनसर्टन कॉल रहा है। और येस्टरडे ब्लू स्टार के एमडी त्यागराजन साहब ने भी कहा कि इन्होंने इस महीने 20 से 30% प्रोडक्शन भी कट किया है एयर कंडीशनर सेगमेंट में। तो ओवरऑल अगर हम एसी सेगमेंट की बात करें, चाहे वो वोल्टास हो ब्लू स्टार हो, डिमांड थोड़ी बहुत वीक दिख रही है। चलिए इसके बाद डीलिंग रूम पर नज़र करते हैं और दो स्टॉक जो आज फोकस में हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। पीएनबी, यहाँ जो पीएसयू बैंक से यहाँ सेलिंग देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट 4% नीचे है, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो देखने को मिल रही है और डीलर्स को लगता है 102-103 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ इसलिए बिकवाली की वो सलाह दे रहे हैं। और अगर हम एनालिस्ट नोट्स की बात करें कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद, वोल्टास पे भी बिकवाली की सलाह आ रही है डीलर्स की तरफ से। इनफैक्ट 1255-1260 तक के टारगेट्स डीलस को इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं। तो ब्लू स्टार की तरह ही शायद वोल्टास में भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिल रहा है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं यतिन, शुक्रिया। BTST STBT ट्रेड्स ले रहे हैं। गाबा सर क्या कैरी करें कल के लिए? लॉन्ग होना चाहिए और स्टॉक का नाम है मारुति। स्टॉप लगाना चाहिए 12,550 के आसपास। स्टॉप चल रहा है 12,593, करीब 45-50 रुपीज का है। नियर टर्म टारगेट 12,700 मारुति। जस्ट थोड़ा पुल बैक ट्रेड मारुति। मारुति आपका ट्रेड 12,601 पर और मानस आपके कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए। तो देखिए MGL में खरीदारी करके जाएंगे। MGL में अगर आप देखें तो जो कंसोलिडेशन था उसके अपर बैंड को MGL ने ब्रीच किया है। तो MGL के फ्यूचर में जो कि 1435 चल रहा है वहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस आपको 1419 के लगा के रखने हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 1465 के टारगेट सेट करिए। ओके चलिए, तो ये हो गया ट्रेड महानगर गैस पर मानस की तरफ से। रचना जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी मेरी तरफ से हिंद पेट्रो में शॉर्ट रहेगा। हिंद पेट्रो 394 पे है फ्यूचर्स में एंड यहाँ पे 397 के एसएल के साथ इसको शॉर्ट करा जाए तो इसमें टारगेट हो सकता है 385 एंड 380। ओके HPCL यहाँ पर आपका ट्रेड STBT का। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? सो वीरेंद्र जी, मुथूट फाइनेंस अपने फ्लैट फॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। 2680 2700 के प्राइस टारगेट के लिए मुथूट लेकर जाएंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2620 का। मुथूट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसमें। शिल्पा जी आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक आया? BTST STBT रहेगा अनुज जी। आइनॉक्स विंड पे मैं सेल रिकमेंड करूंगी। 176 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सेल करना चाहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 163 से लेके 160। प्रशांत जी आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है कि आईटी में स्ट्रेंथ बरकरार रह सकती है और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन्फोसिस जो करीबन 1640 पे ट्रेड कर रहा है, 1620 के नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। टारगेट 1 1680 जहां पे 200 दिनों की एवरेज प्लेस है। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये 1700 तक जा सकता है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको बताते हैं बैन अपडेट, फिर वीरो के पास चलेंगे मार्केट ब्रेड के लिए। बैन में आज कोई एंट्री का कैंडिडेट नहीं है, एग्जिट के लेकिन दो कैंडिडेट्स हैं, CDSL और इरीडा, लेकिन दोनों बॉर्डर लाइन की ऐसी हैं। करीब करीब 83-81% के करीब यहाँ पर पोजीशनिंग आपको आती हुई दिखाई दे रही है इन दोनों स्टॉक्स में। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेड के लिए। वीरू बताइए कैसी रही?
इवनली पॉइज्ड अनुज, आप कह सकते हैं कि डिफेंस अच्छा था आज, कुछ कैपिटल मार्केट थीम ने अगर आप देखें अच्छा किया, और शॉर्ट 77, स्पेशली अगर आप देखें जो सेकेंड हाफ था उसमें थोड़ी सी अगर आप देखें तो ये जो ब्रेथ थी कमज़ोर हुई। 99 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब कैश में कन्वर्ट करने की अपने प्रॉफिट्स को जो टेंडेंसी नज़र आई, और 25 में लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग, 23 में, यानी ये इवनली पॉइस था लॉन्ग और शॉर्ट कवर का। एक एक करके स्लाइड्स लेके आते हैं कहाँ कहाँ पर लॉन्ग क्रिएट हुए। इसमें सबसे ऊपर आपको MGL, सॉरी ये मसगांव डॉक, टेक महिंद्रा, मिड कैप IT, लार्ज कैप IT काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। LTI माइंट्री, इन्फोसिस सब में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। पूरा डिफेंस और ये आपका IT डोमिनेट करता था। शॉर्ट कवर कहाँ था? MGL में, सिटी की उस रिपोर्ट के बाद, और उसके बाद अगर आप देखें तो आदित्य बिरला कैपिटल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, PB इन्फोटेक, कैंप्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, बट इट्स एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट कवर। शॉर्ट बिल्डअप OMC, ये कैपिटल गुड्स में, ये HP हिंदुस्तान कॉपर में हुआ, ल्यूपिन, हिंदुस्तान जिंक, ऑरबिंदो फार्मा और JSPL। मेरे जहन में बार बार HPC ला रहा था तो वो जबान फिसल गई। बाकी शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ, और सोना BLW प्रिसिशन और HFCL, ग्रैनुअल्स इंडिया, CESC और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ये कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, और ग्रैनुअल्स में बहुत शार्प प्रॉफिट टेकिंग और CSC में भी बहुत शार्प प्रॉफिट टेकिंग। निफ्टी मोर और लेस डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ही क्लोज हो रहा है, और जो स्टॉक्स बहुत अच्छे एक मूव कैरी कर रहे हैं उसमें लुक एट MCX एट 7949, ये अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। रचना जी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या नज़र आ रहा है आपको MCX के लिए? अभी तो बचे हैं 10 मिनट रचना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी, वेरी सॉरी। MCX में ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे 7930 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे रहा है हमें, तो स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है काउंटर में। हालांकि पूरी मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट। एंड 7800 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो इट कैन सून शो अस लेवल्स ऑफ 8100 प्लस। ओके, मुथूट में अच्छा मोमेंटम आया, टुवर्ड्स द एंड CG पावर में अच्छा मोमेंटम आया। वैसे ऑर्डर कोई बहुत बड़ा नहीं है, जिस लेवल की कंपनी है उसके लिए अगर 3 साल के ऊपर 600 करोड़ का ऑर्डर आ रहा है तो साल का 200 करोड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन बस देखिए मार्केट इस समय इसको रिवॉर्ड करने के मूड में था, यहाँ पर अच्छा मूव आया। BSE में टुवर्ड्स द एंड अच्छी रिकवरी आई। वैसे अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि जो इंट्राडे में पोजीशन बनी उसमें से थोड़ी बहुत कवर हुई टुवर्ड्स द एंड। हालांकि वीक था अभी भी ये स्टॉक, लेकिन टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी यहाँ पर आपको कवरिंग आई। एक स्टॉक जो अब डिसाइसिवली वीक बन गया है वो है IEX। एक बार वापस लेकर आइए इस स्टॉक को। ये स्टॉक रैली में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन डिक्लाइन आती ही सबसे पहले गिरता है, और ऑब्वियसली इसमें वो कपलिंग वाला एक ओवरहैंग है, लेकिन ये 7 दिनों का चार्ट इसका करीब करीब 10% नीचे। ये मानस एक बार IEX का चार्ट देखिए, अब आज ये एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर क्लोज दे रहा है। क्या वीक है ये स्टॉक, या यहाँ से कुछ रिवर्सल एक्सपेक्ट करें? देखिए अभी तो वीक ही है। मेरे ख्याल से अगर आपको खरीदारी करनी है तो रिवर्सल के लिए कम से कम 195 195 के ऊपर जाने दें, तभी यहाँ पर खरीदारी करें। उससे पहले खरीदारी ना करें। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 180 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा रहे हैं। ओके, आई एक्सपेक्ट फुट पैकेट रेट करता हुआ 18680 ऑलमोस्ट, और निफ्टी बैंक का ये क्लोज एग्जैक्टली 20 डिमा पे आ रहा है। एक बार जरा बैंक्स के डायरेक्टर साहब जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो लिख के आइएगा। आज इसने अपनी पारी की शुरुआत की थी 10 डिमा से, और बैकफुट पे आया 20 डिमा पे क्लोज हुआ। तो राइट एग्जैक्टली बिटवीन 10 एंड 20 बैंक निफ्टी पूरे दिन रोटेट करता रहा। और जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, ये आज एट 24852 इसने जर्नी की शुरुआत की थी काफ़ी हायर लेवल से, लेकिन लो एग्जैक्टली निफ्टी का भी 20 डिमा ही रहा। वो कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए सारे के सारे, अगर आप देखें तो आज पेन प्रोवाइड करते हुए। आज सुबह राइट फ्रॉम द फर्स्ट टेक आई थिंक HDFC बैंक बैकफुट पे आ गया था, और बाकी अगर आप देखें तो आज IT ने थोड़ा सा कंफर्ट दिया, बट मारुति एक डिफरेंट स्पेस से डिफरेंट स्टॉक आके अकेले इसने कंट्रीब्यूट किया। एक बार जरा प्लीज़ ऑटो का कंट्रीब्यूशन भी दिखाइए, और जरा यहाँ पे लेके आइएगा प्लीज़ एक स्टॉक, और वो मैं जाऊँगा TVS मोटर्स की तरफ। 2780 एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में गया, लेकिन कोलैप्स हो गया। 2800 के कॉल राइटर्स के ऊपर नहीं बंद हो पाए।
तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा। और एक बार लेके आइए टाटा मोटर्स, आज पूरे दिन CNBC आवाज़ पर मल्टीपल टाइम्स टाटा मोटर्स पर शॉर्ट कॉल आए एंड फाइनली ये रिविजिट कर रहा है अपने कल के लो को। आज पूरा दिन कल की लोअर शेडो में, प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कीजिएगा, यानी कल का क्लोज पे खुला और जाके कल के लो को टेस्ट कर लिया। ये क्या लगता है कविता जी, आई मीन अब अगर ये कल अपनी जर्नी इस लेवल के नीचे स्टार्ट करे 670 के नीचे, तो मीडियम टर्म प्रोजेक्शन इस चार्ट का क्या निकल के आता है? क्योंकि हमारे पास वो पूरा का पूरा जो अप्रैल फर्स्ट वीक का स्विंग लो है वो यहाँ से लगभग 125 रुपये नीचे परसिस्ट करता है। वीरेन जी यहाँ पर 200 वेमा 650 पर है। मुझे लगता है वंस वो टूट जाता है तो प्रोजेक्शंस नीचे की तरफ अगर देखें तो 600 580 तक के लेवल की तरफ ये बढ़ सकता है। 650 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा, अगर वो टूटता है तो फर्दर इसमें प्रेशर बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके रचना जी, वो आपकी कल्याण ज्वेलर वाली ट्रेड अच्छी बैठी, एक बार उसको रिव्यू करें जरा। जी कल्याण ज्वेलर्स ने अपना इंटरडे टारगेट जो था वो तो कर लिया है। इसमें फर्दर गिरावट भी आ सकती है अगर ओवरऑल मार्केट ऐसी ही वीकनेस के साथ आगे बढ़ती रही तो हम इसमें 500 and 495 तक के नंबर्स दिख सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ अ फॉलिंग मार्केट। तो चलिए ये इस समय कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर आप अभी भी कैरी कर सकती हैं। ये एक ट्रेड हो गई रचना जी की तरफ से। वीरू बहुत टफ मार्केट है ये, और अगर ऐसे 2 दिन और निकल गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। बिल्कुल अनुज, क्या बताऊँ मैं, मतलब मैं जब छुट्टियों पे गया था तो ये सोच के शायद 2500 के ऊपर हम टिक रहे थे। सही कहा आपने सोमवार को जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया था, आउट ऑफ कोर्स ये वॉर आ गई। देखिए हर बार कितना आई मीन स्ट्रॉन्ग सेटअप था हमारा, और मुझे इस बार सबसे ज़्यादा दुख क्यों हो रहा था, इतना बड़ा RBI का बूस्टर डोज वो इस पूरी की पूरी अगर आप वॉर से देखें ना, क्योंकि हमारा लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग सीजन अच्छा गया तो उसके वक्त उस वक्त ये हो गई थी घटना 9 मई वाली, और इस बार ये हो गई। तो 2 हमारे पास बड़े थ्रेशोल्ड पॉइंट्स थे, दोनों पे हम कोलैप्स हो गया है ना। हाँ लेकिन वीरू इस मेरा ये मानना है कि अभी भी मार्केट में ट्रिगर्स हैं पॉजिटिविटी वाले, और मार्केट इतना नहीं गिरा है जितना अगर आप देखें। नहीं मैं कह रहा हूं, चलने की कितनी संभावना चलने हाँ वो बात है। बिल्कुल जैसे हम परसों डिस्कस कर रहे थे, ये वॉर एकदम गलत टाइम पर आई, क्योंकि मार्केट में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बन गया था और एक फीलिंग आ रही थी मुझे, क्योंकि हम 25,200 के ऊपर थे, FII शॉर्ट थे, शॉर्ट्स ने कवर करना शुरू ही किया था, लग रहा था, सेंस बन रही थी कि बस अब वो पावरफुल वाली शॉर्ट कवरिंग होगी और वो 1000 पॉइंट की रैली जो मार्केट को शायद ऑल टाइम हाई तक ले जाती, उसकी पॉसिबिलिटी, उसके सारे समीकरण बैठ रहे थे सारे के सारे। लेकिन बिल्कुल खैर ये मार्केट का काम है ये इस तरीके से करना, यहाँ पर कब कौन सी गूगली आ जाए यू नेवर नो। तो ये आ गई मार्केट, हम तैयारी किसी चीज़ की कर रहे थे और मार्केट ने आपको कुछ और पकड़ा दिया यहाँ पर। बिल्कुल, हम तैयारी किसी और चीज़ के लिए कर रहे थे, मार्केट ने कुछ और दिया। खैर जैसा भी है, इनफैक्ट शायद अब थोड़ा सा वक्त हम गुजारें। याद रखिएगा हम ये पूरे के पूरे 5-7 सेशन स्पेंड कर चुके हैं 25,200 के 25,000 के नीचे और 24,500 के ऊपर, एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक 55,200 के ऊपर लेकिन 56,200 के नीचे। 1-2 स्टॉक्स का जिक्र और करता हूँ, उसके बाद चलेंगे अनुज के पास इस वॉल पे क्लोजिंग देखने के लिए। फार्मा के लिए एक सेटबैक रहा निफ्टी फार्मा, जो याद रखिएगा पिछले 4-5 महीने की एक अच्छी रेंज को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा था। आज कंप्लीट कोलैप्स एंड रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 100-डे एक्सपेंशन एवरेज, और उस ब्रेकआउट की मल्टी मंथ ब्रेकआउट की अपेक्षाएं बिल्कुल धूमिल हो गई। एंड मोर स्पेशली जब क्लोजिंग में वो स्टेटमेंट आया जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उसके बाद एक सेटबैक, फार्मा कोलैप्स हुआ। और कोलैप्स क्या क्या हुआ, आज एंजल वन हुआ कैपिटल मार्केट की थीम में, आज कुछ ये मेटल्स कोलैप्स हुए, आज पावर में CSC कोलैप्स हुआ, और जो चीज़ चली आज वो थी IT। याद रखिएगा निफ्टी IT एट 39320 इज द हाईएस्ट लेवल सिंस 3rd मार्च, यानी अबव ऑल मूविंग एवरेजेस ऑन सेकंड कंसेक्यूटिव डे। निफ्टी IT आज भी हमारे डाउन साइड को इसने रेस्ट्रिक्ट किया। अनुज ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, निफ्टी IT ये थोड़ा सा मार्केट को एक जिसे कहते हैं कि एक सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है यहाँ पर, और करीब 24,841 पर निफ्टी अब बंद होने की तैयारी कर रहा है। चलिए
अब वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की क्लोज कैसी रही। 24,845 पर निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक करीब 250 पॉइंट नीचे रहा। उसके अलावा आप देखिए मिड कैप इंडेक्स, यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट रही, करीब 3-4% ये इंडेक्स गिरा। IT जैसा हम कह रहे हैं 2-3% ऊपर था। स्मॉल कैप यहाँ पर करीब 3-4% की गिरावट आई। और उसके अलावा आप देखिए एडवांस डिक्लाइन 800 बढ़ने वाले शेयर्स 1790, ऑलमोस्ट मतलब 1:2 से भी खराब ही था आज का एडवांस डिक्लाइन बेसिकली। चलिए अब सेक्टोरल हीट में आप देखते हैं एक बार ज़रा वहाँ किस तरीके के मूव्स रहे। यहाँ पर निफ्टी IT इकलौता इंडेक्स था जो ग्रीन में था। चलिए डिफेंस भी था, 2 इंडेक्स है, डिफेंस में करीब 1/3% की रैली थी और IT में करीब 2/3% की रैली थी। अच्छा देखिए कोई भी इंडेक्स कोलैप्स नहीं कर रहा था, सिर्फ फार्मा को अगर छोड़ दें जो कि न्यूज़ ड्रिवन था, फार्मा 2% नीचे था और कुछ हद तक मेटल्स जो ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स हैं वो थोड़े से नीचे थे। उसके अलावा किसी भी इंडेक्स में कोलैप्स नहीं था। रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, ऑटो, PSU बैंक 3/4%, 2/3% इस तरीके की डिक्लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब जरा एक बार निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं। सबसे ऊपर टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, तो IT में गेंस थे। एशियन पेंट्स में 2 दिनों से बाइंग है, यहाँ पर आज भी मोमेंटम ठीक ठाक था। हिंदुस्तान यूनिलीवर और SBI लाइफ यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग थी। पर नीचे क्या था, अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज भी 2.5% नीचे, टाटा मोटर्स, इटर्नल, सन फार्मा, श्रीराम फाइनेंस, ONGC, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, जियो फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंडसइंड बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर यही कहना होगा वीरो कि मार्केट के लिए एक थोड़ा सा टफ दिन, लेकिन एडजस्टेड क्लोज देखिए, इंडिकेटिव एडजस्टेड क्लोज 24,850, 24,853, मतलब एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ। जी हाँ, इसे कहते हैं संघर्ष जारी है। अब कल बुधवार की बारी है, एक्सपायरी -1 डे है ना, एक्सपायरी के बाद, एक्सपायरी से पहले बुधवार। जी हाँ, सारे समीकरण संकेत लेकर ये पैनल पूरा का पूरा अनुज में आशीष और सभी मौजूद होंगे कल आपके साथ फिर 8 बजे मुनाफे की तैयारी में, उससे पहले 7 बजे मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार।